हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट कोर्स जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है ये आंसर होता है कि ये यूजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि क्या मुझे एग्जाम के लिए ही सिर्फ पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं। जो न्यूट्रिशन है ये तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चाहे वो तुम्हारे लाइफ में हो, तुम्हारे फैमिलीज के लाइफ में हो, या फिर जब भी तुम कहीं पे काम कर रहे होगे, चाहे वो वार्ड हो, चाहे जो है तुम आईसीयू में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, कम्युनिटी में काम कर रहे हो, वहां पर जो है पीपल तुमसे पूछेंगे कि हमें क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है। जब किसी तरह का बीमारी उसके अंदर आएगा वो तुमसे पूछेगा कि इस पार्टिकुलर डिजीज में हमें क्या खाना चाहिए और क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो तुम किस तरीके से बता पाओगे इन सारी चीज को, जब तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा। नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज आएगा पढ़ने से। तो हमें न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को जो है अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि हमें पता चले कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, कितना कैलोरीज हमें लेना होता है, कितना कैलोरीज हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन से फूड खाना चाहिए, कौन से फूड जरूरी होते हैं, किसमें कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, किस तरीके से जो है हमें मील प्लान करना होता है, थेराप्यूटिक डाइट किस तरीके से देना होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। ओके, तो आज जो है ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और यहां पर जो जितने भी लेक्चर्स आएंगे इस सीरीज में, इस न्यूट्रिशन के हर एक चैप्टर्स को जो है एक लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज के टॉपिक क्या होने वाला। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड देयर इंपोर्टेंस इन नर्सिंग, यूनिट 1 है। और यहां पर हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन को जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या जो है नए नए टर्म्स हैं जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है, और यहाँ पर सभी चीज के बारे में जो है हम लोग अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तुमको अच्छे तरीके से लेक्चर देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है, या फिर नोट्स जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हारा मन है तो तुम जाके प्रिंट करवा सकते हो, या फिर जो है तुम अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे तो यहां पर हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को देखेंगे, क्या होता है न्यूट्रिशन, किस तरीके से होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर जो है इंपॉर्टेंट टर्म होगा जो कि इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एंड ट्रेंड्स, ये भी जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो है हमें हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से न्यूट्रिशन का शुरुआत होता है, किस किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन एडवांस हुए हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस इन नर्सिंग, अगर हम लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग में न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, किस लिए इसको पढ़ा जाता है, ये भी जो है हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट है एरियाज वेयर नर्सेस अप्लाई न्यूट्रिशन नॉलेज, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर जो है नर्सेस जो है अपने न्यूट्रिशन के नॉलेज को जो है अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, किस तरीके से जो है हमें ट्रीटमेंट करना होता है या फिर जो है अर्ली डायग्नोसिस करने होते हैं, पता लगाने होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइट, मींस किस तरीके से पेशेंट है, किस तरह का बीमारी उसके अंदर हुआ है, उसके तरीके से जो है किस तरीके से हम डाइट को जो है मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहीं पे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट फॉर पेशेंट, अगर जो है कोई पार्टिकुलर डिजीज का पेशेंट है तो वहां पर जो है किस तरीके से डाइट को मेंटेन करवाना है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, मीन जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग इंसान के न्यूट्रिशन को जो है यहां पर चेंज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडिशनल फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो हो गया कल्चरल, हो गया रिलीजियस, हो गया मींस किस किस कारण से जो है यहाँ पर जो है इंसान के न्यूट्रिशन जो है चेंज होते हैं। नेक्स्ट होता है कुछ टेबल्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कैलोरीज वगैरह जो है यहाँ पर दिए होंगे, और लास्ट में जो है हम कंक्लूजन को जो है अच्छे तरीके से कंक्लूज करेंगे। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जो है आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आराम से बैठना है, शांत से सुनना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, और इसको सबसे पहले समझ लो, समझो और फील करो, अपने जहन में बैठाओ ताकि तुमको इसको रट्टा ना मारना पड़े। ओके, इजी सब्जेक्ट है, उसको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तुमको अच्छे तरीके से सुनना है।
ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारे लाइफ का जो है बेसिक नेसेसिटी है। ओके, तुम जो है बिना कपड़े के रह सकते हो, लेकिन तुम बिना खाए नहीं रह सकते हो, तुम बिना पानी पिए नहीं रह सकते हो, तुम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हो। सब फूड जरूरी है। इंसान अगर भूखा रहेगा तो उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको जो है अलग अलग तरीके की चीज नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसे चाहिए फूड। और फूड में भी जो है सबसे पहले न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन रहेगा तभी तुम्हारा बॉडी जो है अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है क्या? फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड फूड इज इसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए जो है फूड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो है यहां पर एडिक्वेट नरिशमेंट मिले, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जो है फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या तुम काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ओके, कुछ भी करना हो, किसी से लड़ाई भी करना हो, उसके लिए भी जो है तुमको एनर्जी चाहिए होता है। अगर तुम कोई काम ना भी कर रहे हो, सिर्फ सो भी रहे हो, तो सोने के लिए भी जो है इंसान को एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हारे हार्ट काम कर रहे हैं, तुम्हारे लंग्स काम कर रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है लगातार एनर्जी चाहिए होता है। और जैसे ही एनर्जी नहीं मिलेगा वो सारे जो है काम करने बंद कर देंगे। इसलिए एनर्जी बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है यहां पर जो है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाता है? फूड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पर्पस ऑफ फूड। आखिर फूड का पर्पस क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जीने के लिए ही फूड चाहिए, तो फूड का पर्पस क्या हो सकता है? तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो फूड क्या है? हम लोग के लिए पेट्रोल है, हम लोग के लिए डीजल है, हम लोग के लिए ईंधन है, तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू। अलग अलग तरीके के फूड जो है अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। किसी में विटामिन ज्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में आयरन ज्यादा होता है। ओके, तो अलग अलग जितने भी फूड्स होते हैं वहां पर जो है अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है यहां पर देखने को मिलता है। तो हमें अलग अलग तरीके के जो है यहां पर फूड्स को खाने होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडीज को जो है हर एक प्रोटीन्स का, हर एक तरीके के विटामिन का, हर एक तरीके के अमीनो एसिड्स का, या फिर जो भी मिनरल्स होते हैं वहां पे हर चीज का जो है यहां पे जरूरत होता है, और हमें हर चीज को पूरा करना होता है। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि वी मस्ट चूज राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। और हम जब भी फूड को खाते हैं, जब भी फूड्स को लेते हैं, तो हमें राइट क्वालिटी में खाना चाहिए। मींस अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे क्वालिटी में, मींस अच्छे प्रकार के फूड को लेना है और एक अच्छे क्वांटिटी में लेना है। मींस जितना हमें खाना है उतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाता है। ओके, तो यहां पर पर्पस ऑफ फूड यही हुआ कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है रोल ऑफ नर्सेस इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में रोल ऑफ नर्सेस क्या होता है, और इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से आगे पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके के इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कि नर्सेस क्या है। नर्सेस है इंपोर्टेंट हेल्थ टीम मेंबर। जब बात आता है हेल्थ टीम मेंबर का, तो हेल्थ टीम मेंबर में बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे हो गए वो डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर और भी स्टाफ्स हो गए। ये सारे मिलकर के जो है एक हेल्थ टीम मिलता है, और यहीं पर जो है नर्सेस का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा टाइम कोई बिताता है वो होता है नर्सेस। और नर्सेस को ही जो है हेल्थ एजुकेशन से देना होता है, नर्सेस को ही जो है डाइटरी चार्ट बनाने होते हैं। इन सभी चीज का जो है जो काम होता है वो नर्सेस को ही करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट पे कह रहा है कि केयर नाउ इंक्लूड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे केयर होते हैं जो कि नर्सेस को करने होते हैं, चाहे वो होम बेस्ड केयर हो, चाहे वो जो है कंटिन्यूटी ऑफ केयर हो। मींस हो सकता है कि जब जो है हॉस्पिटल में पेशेंट हो तो वहां पर जो है पेशेंट को केयर दे रहा हो, लेकिन जब पेशेंट जो है वहां से घर चला जाता है तो वहां पर होम केयर भी जो है दिया जाता है। हो सकता है कभी जाके देना पड़े, हो सकता है कभी कॉल करके आपसे पूछे कि मैम मेरे को क्या देना है, सिस्टर मेरे को क्या देना है। इस तरीके से जो है तुम उसको केयर देते हो। नेक्स्ट है नर्सेस गाइड। और नर्सेस क्या क्या चीज को गाइड करता है?
प्रॉपर फूड चॉइस मींस कौन सा फूड जो है तुमको लेना है, कौन तुम्हारे लिए जरूरी है, ये कौन बताते हैं? ये नर्सेस बताते हैं। मील प्लानिंग एंड फूड बजट, किस तरीके से मील प्लानिंग करना है और तुम्हारे पास बजट कितना है। मींस अमीरों के लिए जो है बड़ा बड़ा फूड आएगा, महंगा महंगा फूड आएगा, लेकिन वैसे इंसान जो कि गरीब है तो उसका भी तो हक है ना कि तुम सारे न्यूट्रिशन को लो। तो उतना ही पैसा में ऐसे कौन से फूड है जो तुम खाओगे तो तुमको सारे न्यूट्रिशन जो है मिल जाएंगे। इन सभी चीज के बारे में कौन बताता है? वो बताता है नर्सेस, क्योंकि नर्सेस जो है न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से पढ़ा होता है। ओके, अब नेक्स्ट पे आता है प्रैक्टिकल फूड प्रिपरेशन टिप्स। फूड तो ले रहे हैं, लेकिन फूड को किस तरीके से कुक करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके अंदर रहे, उस सभी चीज के बारे में जो है कौन बताता है? हमें नर्सेस जो है अच्छे तरीके से बताती है। तो ये होता है रोल ऑफ नर्सेस न्यूट्रिशन, जहां पर जो है अलग अलग भूमिका होता है नर्सेस का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है न्यूट्रिशन इन कम्युनिटी केयर। तो जब नर्सेस जो है कम्युनिटी केयर करता है, तो कम्युनिटी में जा करके काम करने को होता है, तो यहां पर भी जो है नर्सेस का बहुत बड़ा रोल्स होते हैं। तो नर्सेस जो है फेस करते हैं वेरिएड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होते हैं जो कि कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं और वहां पर जाने के बाद तुमको भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर होता है जैसे कुकिंग फॉर सिक पर्सन, चाहे जो भी सिक पर्सन है, बीमार आदमी है, उसके लिए कुकिंग करना। कुकिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद से खाना बनाऊंगा, वहां पर जाके बताना होता है कि किस तरीके से कुक करना है, किस मेथड से कुक करना है, ज्यादा बॉयल नहीं करना है, ज्यादा छीलना नहीं है, ये सारी चीज जो है वहां पे बताने होते हैं। एंड गाइडेंस ऑन विनिंग, और विनिंग के समय जो है उसे गाइडेंस करना होता है। ओके, तो विनिंग क्या होता है? तो विनिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं और दूध पीने के बाद जो फर्स्ट फूड वो खाता है, मीन बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं, न्यूनेटल बच्चे होते हैं, वो दूध पर ही रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट फूड होता है, जब बच्चे जो है फर्स्ट टाइम फूड ले रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड द विनिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है यही विनिंग कहलाता है। तो जब फर्स्ट टाइम बच्चे फूड को ले रहे होते हैं तो कौन सा फूड देना है, किस तरीके से देना है, किस क्वांटिटी में देना है और जो है कितना मात्रा में देना है, इन सभी चीज के बारे में कौन बताता है? वो बताता है नर्सेस। नेक्स्ट है ऑफन अ टीम एफर्ट, और यहां पर जो है सिर्फ नर्सेस का ही रोल नहीं होता है, एक टीम का एफर्ट होता है, चाहे वो नर्स हो गए, चाहे वो डाइटिशियन हो गया, चाहे वो डॉक्टर हो गया, ये सभी मिलकर के जो है अच्छे तरीके से जो है पेशेंट का केयर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है व्हाई नर्सेस स्टडी न्यूट्रिशन। आखिर नर्सेस जो है न्यूट्रिशन को स्टडी क्यों करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना सारा चीज तो मैं बता चुका हूं पहले ही, क्यों करता है, क्यों जरूरी है। यहां पर कहा गया तो इंटीग्रेट न्यूट्रिशन इनटू हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी केयर, हमारे कम्युनिटी केयर में या फिर हमारे हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए जो है नर्सेस को न्यूट्रिशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहां पर नर्सेस सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या जरूरी होता है, क्या जरूरी नहीं होता है, फूड वैल्यूज क्या होते हैं, कौन से फूड में कितना न्यूट्रिशन होता है, कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में सीखते हैं, एंड डाइट मॉडिफिकेशंस के बारे में जो है यहां पर नर्सेस को पता होता है। और ये सभी चीज अगर पता होगा तो सही तरीके से जो है पेशेंट को गाइड कर पाएगा, इसलिए जो है नर्सेस स्टडी करता है न्यूट्रिशन को। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन द नर्सिंग। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हमें एक पार्टिकुलर डेफिनेशन देना हो कि इस तरीके से जो है हम लोग न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा। तो यहां पे कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मींस जो है न्यूट्रिशन जो है फूड का साइंस है और ये जो है रिलेशनशिप है पूरी तरीके से हेल्थ के बीच में। मींस हेल्थ को किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से रखना है, हेल्दी तरीके से रखना है, ये जो है सारी चीज होते हैं किसके ऊपर? न्यूट्रिशन के ऊपर। एंड दैट इज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं? पहला कह रहा है प्रोसेस ऑफ इंटेक, किस तरीके से इसको इंटेक किया जाए, कच्चे तरीके से, पक्के तरीके से, उबाल करके, छान करके, कैसे खाना है, ये भी जो है प्रोसेस ऑफ इंटेक कहलाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी। हमारा बॉडी जो है किस तरीके से उस पार्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरीके से उसका यूटिलाइज कर रहा है, इन सभी चीज को हमें पढ़ना होता है। कहां पे हमें पढ़ना होता है? न्यूट्रिशन में।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है सपोर्ट ग्रोथ डेवलपमेंट एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को भी जो है सपोर्ट करता है। तो इन सभी चीज के बारे में हमें पढ़ना होता है कहां पे, न्यूट्रिशन में। और यहां पर यही एक डेफिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। इट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड सपोर्ट ग्रोथ डेवलपमेंट एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। इसको अच्छे तरीके से जो है पॉइंट वाइज करके दिया गया है ताकि तुम अच्छे तरीके से समझ सको और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सको। ओके, अब यहां पर एक और डेफिनेशन दिया गया जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था और यहां पर सीधा सा लिखा गया कि न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड कंसीडर्ड इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, कंसीडर्ड इन द रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स। मींस तुम्हारे बॉडी को कौन से डाइट का जरूरत है, कौन से न्यूट्रिशन का जरूरत है, उसी के हिसाब से जो है तुमको फूड दिया जाएगा और वही कहलाता है क्या, न्यूट्रिशन। ओके, अगर तुम उस तरीके के न्यूट्रिशन को ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड कंसीडर्ड इन द रिलेशन ऑफ बॉडीज डाइटरी नीड। ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है इसका, इंपोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट इन न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग। अब यहां पर जो है हम लोग इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग में जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये जरूरी है कि तुमको जो है ये सारे टर्म जो है पता होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है यहां पर डेफिनेशन हेल्थ का। तो हेल्थ का डेफिनेशन तो सबको मालूम होता है और अगर नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ा जो है मतलब अच्छा चीज नहीं होता है। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या हो गया, तो हेल्थ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा जो है इसको डिफाइन किया गया है। ये इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। मींस यहां पे क्या कह रहा है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे बॉडी में जो है किसी तरीके का डिजीज ना हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी में किसी तरीके का डिजीज ना हो लेकिन तुम जो है बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, तो यहां पर जो है तुमको जो है अलग तरीके के एंजाइटी देखने को मिलेगा या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर बॉडी में जो है अगर किसी तरीके का बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हेल्दी है। यहां पे कह रहा है कि इंसान फिजिकली तौर पे, इंसान मेंटली रूप से और इंसान सोशल वेल बींग होना चाहिए। मीन सोसाइटी में भी जो है अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हो, अच्छे तरीके से रह रहे हो, साफ सुथरा रह रहे हो, तभी कहलाएगा एक इंसान हेल्दी है एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। मींस यहां पर जो है सिर्फ अगर बॉडी में किसी तरीके का डिजीज नहीं है तो हम लोग जो है वहां पर इंसान को जो है हेल्दी नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन था जो कि जो है WHO के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है सेकंड कंसेप्ट वो है फूड। तो फूड क्या है, तो फूड में बी डिफाइंड एज एनीथिंग इटन और ड्रंक। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो कहलाएगा फूड विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करे, बिल्ड करे हमारे बॉडी को, रेगुलेट करे हमारे मेटाबॉलिज्म को एंड प्रोटेक्ट करे हमारे बॉडीज को। ओके, तो फूड क्या कहलाएगा, फूड कहलाएगा ऐसा कोई भी चीज जिसको हम खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं और प्रोवाइड करता है एनर्जी, बिल्ड, रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम में आएगा, हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के काम में आएगा, हमारे बॉडीज को बिल्ड करने के काम में आएगा और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो सारे चीज जो है कहलाएंगे हमें फूड। नेक्स्ट कहता है इन शॉर्ट फूड इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच आवर बॉडी इज मेड। फूड जो है वही रॉ मटेरियल है जिससे हमारा बॉडी जो है बनता है। तो हमारा बॉडी जो है क्या चीज से बन रहा है, तो हमारा बॉडी बन रहा है फूड से। हम लोग बचपन से जो भी चीज खाए हैं उसी से जो है हमारा बॉडी धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ करते गया। तो हमारा बॉडी ही बना है फूड से और हमारे माँ ने, हमारे पिताजी ने जो भी चीज खाया था उसी से ही हमारा जन्म हुआ। तो एटलीस्ट हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि फूड ही से जो है हम लोग अच्छे तरीके से बने हैं। तो यहां पर जो है फूड का डेफिनेशन बहुत बार पूछा गया है, फूड क्या होता है, और बच्चे समझ नहीं पाते फूड क्या होता है। जो खाना खाते हैं दैट इज द फूड। तो यहां पर इस तरीके से नहीं लिखना है, वैसे चीज जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और जो हमें एनर्जी देता है, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, जो उसे रेगुलेट करता है और जो हमें अच्छे तरीके से जो है इम्यूनिटी को प्रदान करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, दैट्स ऑल आर द फूड।
ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट, उसका नाम है डायटेटिक्स। डायटेटिक्स क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन कहा गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स टू ह्यूमन इन हेल्थ एंड डिजीज। जब इंसान को जो है बीमारी होता है या फिर किसी तरीके का डिजीज होता है या फिर उसको हेल्दी रहना है, तो वहां पर जिस भी न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का यूज किए जाते हैं, चाहे हमें डाइट चार्ट बनाना हो, चाहे हमें किसी तरीके का जो है चीजें को बताना हो कि आपको पार्टिकुलर तरीके से इस फूड को लेना है, इतने तरीके के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना है, ये सारे कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन जो होते हैं डायटेटिक्स कहलाते हैं। ओके, और यहां पर जो इंक्लूड होता है मील प्लानिंग फॉर वेल एंड सिक पीपल, चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे जो है वो बीमार लोग हों, उन सभी के लिए अगर हम लोग मील प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सब भी जो है डायटेटिक्स में ही आते हैं। तो डायटेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है वो सारे एप्लीकेशन, वो सारे प्रैक्टिकल जिसके माध्यम से जो है हम लोग किसी इंसान के, चाहे वो बीमार हो चाहे वो अच्छे हो, उसके लिए मील प्लानिंग कर रहे हो या फिर जो है असेसमेंट कर रहे हो, ये सारे चीज जो है डायटेटिक्स के अंदर ही जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन जो कि खराब हो गया है। न्यूट्रिशन खराब कैसे हो गया है? या तो तुम बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन को ले लिए हो, या तुम्हारे बॉडी में जो है बिल्कुल कम न्यूट्रिशन है, इट इज कॉल्ड द माल न्यूट्रिशन। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि माल न्यूट्रिशन रेफर टू द डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस एंड इम्बैलेंसेस इन ए पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। मीन एक इंसान के अंदर जो है डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है, मीन अच्छे तरीके से उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है, एक्सेस मात्रा में उसके बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन हो गया है, जिसके कारण जो है टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा और इनबैलेंसेस हो गया है, मींस कोई चीज कम हो गया है, कोई चीज ज्यादा हो गया है इन ए पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड द malnutrition। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि अगर व्हेन द बॉडी डजंट गेट द राइट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी, अगर तुम्हारा बॉडी जो है राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन को नहीं लेता है, तो उस समय जो है माल न्यूट्रिशन इंसान के बॉडी के अंदर हो जाते हैं। ओके, अब इसके दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है अंडर न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? जब न्यूट्रिशन जो है अंडर हो, मींस न्यूट्रिशन जो है तुम्हारे बॉडी में कम हो, इट इज कॉल्ड द अंडर न्यूट्रिशन। और अगर जो है न्यूट्रिशन तुम्हारे बॉडी में ज्यादा हो गया हो, इट इज कॉल्ड द ओवर न्यूट्रिशन। ओके, तो यहां पर अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कह रहा है कि इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, एक इंसान जो है सफिशिएंट तरीके से जो है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहा है, और इसके कारण से क्या देखने को मिलेगा? इंसान अंडर वेट में चला जाएगा, उसके बॉडी के वेट जो है घट जाएंगे और उसके अंदर जो है वीकनेस देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज देखने को मिलते हैं कहां पे? अंडर न्यूट्रिशन में। अब आता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो रहा है कि मीन बहुत ज्यादा मात्रा में इंसान जो है खाते ही जा रहा है, तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स, और यहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इंसान जो है कैलोरीज लेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स को ओवरलोड कर रहा है, तो यहां पर लीड्स टू ओबेसिटी, इंसान मोटा हो जाएगा और हार्ट प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, तो यहां पर कैलोरीज जो है बहुत ज्यादा होगा और उसके कारण जो है बॉडी में फैट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, और ये जो है ब्लॉक कर सकते हैं अलग अलग ब्लड वेसल्स को, अलग अलग वाल्व्स को, और यहां पर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे जो है वो लीवर के डिजीज हो, चाहे वो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन भी जरूरी नहीं है और ओवर न्यूट्रिशन भी जरूरी नहीं है। एक पार्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक पार्टिकुलर क्वांटिटी में, और एक ओवरलोड नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट पर जो देखने को मिल रहा है वो है डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या होता है? जो हमारे डाइट का ख्याल रखते हैं, जो है डाइटेटिक्स के बारे में जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है। तो डेफिनेशन यहां पे कहा गया, ए हेल्थ प्रोफेशनल विद स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल जो कि जिसके पास जो है स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे फिर जो है स्पेशल ट्रेनिंग हो, एक इंसान के डाइट को और एक इंसान के न्यूट्रिशन को जो है अच्छे तरीके से मैनेज करने का, दैट इज कॉल्ड द डाइटिशियन। ओके, वही तुमको बताएगा कि कितना अमाउंट में खाना है, कितना अमाउंट में नहीं खाना है, कौन से फूड को लेना है, कौन सा फूड को अभी लेना है, अभी तुम्हारे बॉडी में जो है क्या चीज का डिफिशियंसी है, वो टेस्ट करके पता लगाएगा और उसके हिसाब से जो है तुम्हारे डाइट पैटर्न को जो है वो अच्छे तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वह है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इसका डेफिनेशन कहा गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस इन द फूड वी ईट डेली। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसके अंदर दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक वाला, सेकंड होता है
इनऑर्गेनिक वाला। अब यहां पर इसके अंदर भी जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। ओके, तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा वाला। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा वाला। ये तो पता होगा ना, माइक्रो, माइक्रो मींस छोटा, मैक्रो, मैक्रो मींस बड़ा। तो बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स होगा वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे और छोटा वाला मॉलिक्यूल्स होगा वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो यहां पे कहा गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। क्या 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 कहा गया यहां पे? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। यहां पे विटामिन का बात नहीं हो रहा है, मिनरल्स का बात नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बल्क ऑफ एनर्जी। मीन इसके अंदर जो है पूरा एनर्जी का सोर्स होता है। जब हम लोग कोई भी फैट को लेते हैं तो यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं यहां पर भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, और अगर जो है हम लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं तो यहां पर भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। हो सकता है कि इसके काम अलग हो, लेकिन यहां पर जो है एनर्जी का सोर्स यही तीनों होते हैं। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि प्रोटीन जो हमें लेना होता है वो 10 से 15% लेने होते हैं। नेक्स्ट है फैट जो होता है वो 10 से 30% लेना होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है CHO इसको लेना होता है 60 to 80%, और इसी से जो है हमारा बॉडी जो है अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे कहा गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखने को मिलेगा विटामिन एंड मिनरल्स। क्या क्या देखने को मिलेगा? विटामिन एंड मिनरल्स। ये रिक्वायर्ड होता है स्मॉल अमाउंट में, बॉडी को बहुत कम कम मात्रा में जो है यहां पर इसको जरूरत होता है। फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ mgs टू ग्राम, यहां पर जो है mg मिलीग्राम्स एंड जो है यहां पर ग्राम्स में जरूरत होता है। एंड डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और ये जो है प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी तरह के एनर्जी को। मींस विटामिन एंड मिनरल्स जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। हमारे बॉडीज के जो भी फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से जो है रेगुलेट हो, अच्छे तरीके से चले, स्मूथली तरीके से चले, उसके लिए जरूरी है यहां पर जो है विटामिन एंड मिनरल्स मिलना चाहिए। अगर हम एक व्हीकल्स का एग्जांपल लेते हैं, मींस एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर उसके अंदर जो है पेट्रोल डालते हैं ताकि जो है गाड़ी अच्छे तरीके से चले, है ना, उसको एनर्जी मिले, उसको जो है ईंधन मिले। लेकिन जो हमारा व्हीकल्स है वो अच्छे तरीके से काम करे, बहुत ही स्मूथली तरीके से काम करे, उसके लिए उसके अंदर क्या होता है? सर्विसिंग करना होता है, मोबिल डालना होता है ताकि उसके पार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से मूव करे। तो जो वहां पर जो हम लोग वहां पे पेट्रोल डाले हैं वो हो गया क्या क्या? प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और जो मोबिल तुम डाले हो अलग तरीके से या फिर जो भी चीज तुम सर्विसिंग करवाए हो डेट्स ओवर आर क्या हो गया यहाँ पे? विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारा बॉडी भी क्या है? हमारा बॉडी भी जो एक तरीके के मशीन से है, इसको एनर्जी भी चाहिए और इसका सर्विसिंग भी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से मोबिल भी चाहिए। ओके, तो जब भी हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं या फिर जो है यहां पर जो है प्रोटीन लेते हैं, ये सभी जो है हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एनर्जी मिलता है, बॉडी का मास बनता है, मसल्स बनते हैं, और यहां पर जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन्स भी जो है इसी से बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारा बॉडी जो है अच्छे तरीके से रेगुलेट हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है 7th नंबर का न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी का स्टेटस कैसा है। हम लोग जो है तुम्हारे बॉडी का डायग्नोसिस करवाएंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि तुम्हारे बॉडीज में कौन कौन विटामिन का कमी है, कौन कौन से मिनरल्स का कमी है, और उसके हिसाब से एक स्टेटस बनेगा कि हाँ तुम्हारा बॉडी के अंदर जो है क्या चीज का कमी है या फिर क्या चीज का कमी नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो गया? द कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ फूड कंज्यूम। जो हम लोग जो है फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा बॉडी का कंडीशन क्या है, एक्सेस थ्रू द मेडिकल, डायट्री एंड लैब ऑब्जर्वेशन। चाहे वो जो है हम लोग लैब ऑब्जर्वेशन से करवाएं या फिर मेडिकल और डायट्री टेस्ट करवाएं, उसके हिसाब से जो है हम लोग पता करवाएंगे एक इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, एक इंसान का बॉडी का कंडीशन कैसा है, और वही जो है हिसाब लगाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस का। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशनल केयर। क्या है न्यूट्रिशनल केयर? इसका डेफिनेशन कहा गया द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस टू हेल्प पीपल सेलेक्ट एंड ऑब्टेन फूड फॉर प्रॉपर नरिशमेंट थ्रू आउट लाइफ एंड इन डिजीज। यहां पर जो एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा प्रैक्टिकल जो कि न्यूट्रिशन साइंस को हो, और यहां पर एक इंसान को किस तरीके से डाइट को देना है। एक पार्टिकुलर इंसान जिसको पार्टिकुलर रूप का किसी तरीके का डिजीज हो गया हो, तो उस डिजीज में जो है किस तरीके के फूड को जो है उस इंसान को देना है, उसको केयर किस तरीके से करना है फूड के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशनल केयर, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के हिसाब से उसका केयर कर रहे हैं।
ओके अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो एनर्जी क्या है इसके डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। हमारे बॉडी का कैपेसिटी जिसके माध्यम से हम लोग काम कर पाए, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। ओके जब एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर रहेगा तभी तो तुम काम कर पाओगे। तो एनर्जी क्या कहलाया? द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। अब यहां पे कह रहा है कि जो एनर्जी है उसको जो है हम लोग मेजर किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं किलो कैलोरीज में और किलो जूल्स में। किस किस तरीके से? किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स में। तो यहां पर कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज इज द करेंसी। क्या ये करेंसी है? जैसे 1 रुपीज होता है, 2 रुपीज होता है, 5 रुपीज होता है, इट इज ऑल्सो द करेंसी। और जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन का, तो कैलोरीज इज द करेंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ओके अब यहां पर जो कैलोरीज होते हैं वो छोटे यूनिट होते हैं और किलो कैलोरी जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है। लेकिन हम लोग जो है किलो कैलोरीज को भी जो है कैलोरीज के तरीके से ही बोलते हैं, मींस जो है कैलोरीज एंड जूल्स। ओके तो कैलोरिक वैल्यूज का अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 किलो कैलोरीज और इसका मतलब होता है 17 किलो जूल। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरीज होते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैलोरिक वैल्यू कितना होता है। तो तुम्हें जब भी बताना होगा तो तुम बताओगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होते हैं। कितने होते हैं? 4 किलो कैलोरीज होते हैं, 4 कैलोरीज नहीं होते हैं। एक्चुअली में कभी कभी जो है लोग कैलोरीज भी बोल देता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये किलो कैलोरीज भी बोल रहा है। ओके अब यहां पर 1 ग्राम प्रोटीन में होता है 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट में होता है 9 किलो कैलोरीज और यहां पर इसका जो किलो जूल में आएगा वो हो जाएगा 37 किलो जूल। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर बात करते हैं कि किलो कैलोरीज का मतलब क्या होता है। हमने तो बोल दिया कि किलो कैलोरीज किलो जूल, तो किलो कैलोरी जो मोस्टली रूप से यूज किया जाता है, तो किलो कैलोरीज का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में तुम लोगों ने जो है पढ़ा होगा कहां पे? केमिस्ट्री में, जब 12 पढ़ रहे होगे। अगर नहीं पता है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो यहां पर इसका डेफिनेशन दिया गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर वाटर को जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म करने के लिए जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो कहलाएगा 1 किलो जूल। क्या यहां पे अच्छे तरीके समझना है? 1 लीटर पानी को गर्म करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, मींस 1 डिग्री सेल्सियस तक, और इतना गर्म करने में जितना भी एनर्जी का उपयोग होगा दैट इज द 1 किलो कैलोरी। ओके और यहां पर 1 किलो कैलोरीज का मतलब होता है 4.184 किलो जूल। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी जो है अच्छे तरीके से तुमको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो हमारा बॉडी जो भी काम कर रहे हैं, ओके फूड को पचाने का काम कर रहा है, फूड को एक्सक्रीट करने का काम कर रहा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम काम कर रहे हैं, सभी में मेटाबॉलिज्म जो है होते जा रहा है। यहां पे कह रहा है डेफिनेशंस के तौर पे सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। ओके हमारे बॉडीज में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडीज में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे हमारा सलाइवा काम कर रहा हो, हमारा ब्लड काम कर रहा हो, हमारे किडनीज काम कर रहे हो, हमारे लंग्स काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सभी कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 तरीके के बॉलिज्म होते हैं। पहला होता है एनाबॉलिज्म, सेकंड होते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म, सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म, है ना। तो इसको याद जो है अलग तरीके से करना है। यहां पर याद करना है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो रहा है? यहां पे हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म कट कर रहे हैं। यहां पर जो है अगर किसी चीज का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म, और अगर किसी चीज का बिल्डिंग अप हो रहा है दैट इज द एनाबॉलिज्म। इसको याद करना है और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप होना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन होना। ओके अब जैसे एग्जांपल के तौर में तुमको बताता हूं कि अगर तुम जो है किसी तरीके का जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो सकता है तुमने राइस लिया, हो सकता है कि तुमने एक जो है मिठाई खाया, तो जैसे ही तुमने खाया, खाने के बाद क्या हुआ? वो कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारे बॉडीज में गए और बॉडीज में जाने के बाद जो है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। यहां पर जब भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। अब जो है ग्लूकोज में जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, बॉडी ने जो है ग्लूकोज का
यूज किया। अब ग्लूकोज जो है तुम बहुत ज्यादा मात्रा में ले चुके हो, अब वो सारे ग्लूकोज जो बचा हुआ है उसको बॉडी जो है कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। तो जब जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, इट इज द कॉल्ड एनाबोलिज्म। ओके, तो यहां पर कैटाबोलिज्म भी हुआ, यहां पर एनाबोलिज्म भी हुआ। तो जब जो है कैटाबोलिज्म होगा तो वहां पर ब्रेकडाउन होगा, और जब जो है बिल्डिंग अप होगा तो वहां पर जो है एनाबोलिज्म होगा, और दोनों को मिक्स करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, यहां पर इसका डेफिनेशन कहा गया, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। अब यहां पर जो कह रहा है कि वो रेट, रेट में क्या होता है, दर, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसा दर जिस दर से जो है एनर्जी रिलीज होता है, कहां से, तो सेल से, फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। जो फ्यूल वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एटीपीज होते हैं, उस सेल से जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कितना दर पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक रेट, और मेजर्ड बाय द ऑक्सीजन अपटेक और CO2 एक्सक्रीशन। और ये मेजर्ड कैसे होता है, तो हम लोग कितना ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कितना ज्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकाल रहे हैं, इसी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि एक इंसान का मेटाबॉलिक रेट कितना है। ओके, तो हमारा बॉडी जो है किस रेट से जो है एनर्जी को निकाल रहा है या फिर एनर्जी को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि BMR असल में होता क्या। पहले इसको अच्छे तरीके से समझो, एकदम समझना है BMR क्या होता है। तो यहां पे कह रहा है इसका डेफिनेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एट रेस्ट इन ए वार्म एनवायरनमेंट इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट आफ्टर 12 आवर फास्टिंग। अब यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यहां पे कह रहा है एक इंसान 12 घंटा फास्टिंग होने के बाद जब कुछ भी नहीं कर रहा हो, रेस्ट पीरियड में हो, उस समय उसका बॉडी जितना भी एनर्जी का यूज कर रहा है, इट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अब यहां पे बहुत सारे चीज जो है आ गए कि भाई यहां पर जो है फास्टिंग क्यों रखना है, या फिर जो है यहां पर रेस्टिंग स्टेट में क्यों रखना है। तो यहां पर एक दूसरा लाइन कहा गया, प्रोवाइड एनर्जी ओनली फॉर वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। मीन इंसान के बॉडी उतना ही एनर्जी खपत कर रहा है जो वाइटल ऑर्गन के लिए जरूरी है। मीन इंसान के हार्ट, इंसान के लंग्स और इंसान के नर्वस सिस्टम को चलने के लिए जितना एनर्जी का खर्च होगा, इट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब यहां पे कह रहा है कि 12 आवर का फास्टिंग क्यों, तो जब इंसान खाना खाता है तो बॉडी एनर्जी जो है उसमें लगाता है उसको पचाने के लिए। ओके, तुमने खाना खा लिया, अब खाना खा लिया तो बॉडी को उसको पचाना भी तो पड़ेगा, तो बॉडी को पचाने के लिए भी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें जो है लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो है पाचन अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहां पर जो है यहां पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी खपत हो रहा है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है वार्म एनवायरनमेंट। वार्म एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर जो है तुम जो है लो एनवायरनमेंट में रहते हो, मींस कोल्ड टेंपरेचर में रहते हो, तो यहां पर बॉडी जो है ज्यादा एनर्जी को खपत करता है। क्यों ज्यादा एनर्जी खपत करता है, क्योंकि बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करना होता है। यहां पर बॉडी के टेंपरेचर जो है हमेशा जो है 98 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, और अगर उस तरीके के नहीं रहेगा तो वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो बॉडी को जो है टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज खत्म करने पड़ते हैं। तो यहां पर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि उतना ही कैलोरीज खपत कर रहा हो जितना वाइटल ऑर्गन के लिए जरूरी है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो या फिर नर्वस सिस्टम हो। यहां पर जो है पेट खाली होना चाहिए, और यहां पर जो है वार्म एनवायरनमेंट में इंसान होना चाहिए, मींस नॉर्मल लाइफ में होना चाहिए, और यही कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमको लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक इंसान वार्म एनवायरनमेंट में और 12 आवर्स फास्टिंग के बाद जो है सिर्फ वाइटल ऑर्गन को चलाने के लिए जितना भी एनर्जी का जरूरत होगा, इट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहां पर है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स इन इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, और हमें हिस्ट्री पढ़ना भी इसलिए जरूरी होता है कि हमें पता तो चले आखिर न्यूट्रिशन का शुरुआत कहां से हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इसका जो है विकास हुआ। इन सभी चीज के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे, और अभी इंडिया में जो है न्यूट्रिशनल ट्रेंड क्या है इसके बारे में भी जो है आज हम लोग बात करेंगे।
ओके अब यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन देखने को मिल रहा है वो है एंशियंट रिकॉग्निशन ऑफ फूड। आखिर जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे एंशियंट लोग थे, वो जो है फूड को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते थे। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो है उसको वैल्यूज को देते थे। यहां पे कह रहा है कि सिंस एंशियंट टाइम्स फूड इज इक्वल टू लाइफ, मींस जो है पुराने समय से ही जो है फूड को लाइफ के रूप में ही माना गया है। लाइफ के रूप में क्यों माना गया है? क्योंकि आज भी जो है इंडिया में जब लोग खाना को खा रहे होते हैं तो पहले उसे जो है क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियंस हो, जो भी हो, फूड को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उसको खाते हैं। और जो है हिंदू कल्चर में जो है फूड को क्या माना गया है, अन्न देवता माना गया है। मींस अन्न देवता जो है हमें अन्न दे रहा है, तो इसे प्रसाद समझ करके जो है ग्रहण करना है। ओके तो यहां पे कहा गया है रिकॉग्नाइज एज एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम सिकनेस। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एसेंशियल फॉर हेल्थ, मीन हमारे हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो हमें अच्छे तरीके से और अच्छे क्वालिटी का फूड लेना होगा। एंड रिकवरी फ्रॉम सिकनेस, अगर जो है किसी तरीके का बीमारी हो गया है तो उस सिकनेस से निकलने के लिए भी जो है एक पार्टिकुलर तरीके के फूड ही लेना होता है। चाहे जो है मेडिसिन के रूप में ले, हर्ब्स ले, सब्स ले, जो भी ले, दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, ये सारे फूड्स ही होता है और इसी के माध्यम से जो है हम सिकनेस से रिकवर कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एंशियंट सिस्टम लाइक आयुर्वेदा प्रमोट बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी एंड लॉन्गेविटी। मीन जो हमारे आयुर्वेदा थे, जो हमारे वेदास थे, वो भी ये बताता है कि हमें जो है बैलेंस डाइट को प्रमोट करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि हमें जो है सभी तरीके के फूड को खाना है, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, इन सभी चीज को हमें लेना है। विटामिन भी सभी तरीके के विटामिन को लेना है, सभी तरीके के अमीनो एसिड्स को लेना है, और ये सभी जो है हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, ताकि जो है हम जो है अच्छे तरीके से हेल्दी रहे और लंबे समय तक जीवन को जिए। ओके अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है सेकंड नंबर का, वो कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। आखिर जो है न्यूट्रिशन साइंस कब आया? हमारा साइंस तो आया, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, बायोलॉजी आया, तो न्यूट्रिशनल साइंस कब से आया? यहां पे कह रहा है कि 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जो है न्यूट्रिशन बिकम द साइंटिफिक डिसिप्लिन। यहां पर जो है जो न्यूट्रिशन होता है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया कि इंसान को जो है ये पार्टिकुलर चीज खाना चाहिए इंसान को हेल्दी रहने के लिए। कब हुआ? ये 20th सेंचुरी में हुआ। और इसके रूट्स क्या थे, किस कारण से ऐसा हुआ? यहां पर जो रूट्स थे वो थे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जब जो है साइंटिस्ट को पता चला कि बॉडी में इस तरीके के फिजियोलॉजीज होते हैं और इस तरीके के काम को करवाने के लिए जो है पार्टिकुलर तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, और यहां पर बायोकेमिस्ट्री होता है, हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि यहां पर रिएक्शन कर रहे होते हैं, और इस रिएक्शन को होने के लिए भी जो है अलग अलग तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स का जरूरी होता है। तो यहां पे पता चला कि हाँ इंसान को जो है हर एक तरीके का जो है न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सही तरीके से फिजियोलॉजी चल सके और सही तरीके से बायोकेमिस्ट्री जो है रेगुलेट हो। ओके अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि डिस्कवर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो उस समय जो है जो अच्छे तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उसको डिस्कवर किया गया, और यहां पर 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है देखने को मिले। पहला था प्रोटीन्स, सेकंड था विटामिन एंड थर्ड था मिनरल्स। मीन प्रोटीन लेना है, विटामिन लेना है एंड मिनरल्स लेना है। फिर अर्ली 90s में मीन जो है अर्ली 1900s में जो है आइडेंटिफाई किया गया डिजीज को, अलग अलग तरीके के डिजीज को जो है आइडेंटिफाई किया गया, और यहां पर देखा गया कि पार्टिकुलर न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी के कारण ही जो है यहां पर बॉडी के अंदर जो है क्या देखने को मिल रहे हैं, बीमारी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर पहला होता है पीएम। पीएम का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मीन अगर जो है बच्चे के अंदर या फिर एक जवान के अंदर जो है प्रोटीन का डिफिशियंसी हो, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में हो, तो वहां पर जो है पीईएम देखने को मिलता है। और इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है मरसमस, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है क्या, क्वाशियोर्कर। ओके इसके बारे में जो है हम लोग आगे चलेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है एंडेमिक ग्वाइटर। मीन जो है ग्वाइटर हो रहे हैं आयोडीन के वजह से, या फिर जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रहा है, ब्लड का कमी हो रहा है, आयरन के डिफिशियंसी के वजह से हो रहे हैं। तो ये सारे जो है डिजीज को जो है आइडेंटिफाई किया गया, और यहां पर यही पता चला कि जो ये सब बीमारी है ये पार्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिशन के कमी के कारण देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट को पता चला कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो अब जो है साइंटिस्ट को पता लग चुका था कि पार्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो है इंसान के अंदर जो है तरह तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन सभी को कंट्रोल करना है ताकि ये डिसऑर्डर जो है फिर से किसी इंसान को ना हो। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम ताकि जो है इन डिसऑर्डर से जो है हमें लड़ा जा सके। यहाँ पे पहला देखने को मिल रहा है ग्वाटर, जहां पर जो है आयोडाइज साल्ट का जो है यहाँ पर लाया गया। नेक्स्ट है एनीमिया, यहाँ पर जो इंसान को जो है आयरन का टेबलेट दिया जाता था। नेक्स्ट है पीईएम, जहां पर जो है प्रोटीन रिच डाइट के लिए जो है यहाँ पर जो है कहा जाता था कि आपको लेना है, आपको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन जो है सही तरीके से लेना है, सही तरीके से प्रोटीन लेना है। ओके तो जब बात आता था ग्वाटर्स का, यहां पर जो है बहुत कम फूड थे जहां पर जो है आयोडीन मिलता था। यहां पर जो है हर एक इंसान को आयोडीन देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो किस तरीके से आयोडीन दिया जाए, तो यहां पर खोजा गया कि ऐसा कौन सा फूड है जो कि सभी के घर में अवेलेबल है और सभी को मिल सकता है। तो यहां पर एक ही फूड था जिसका नाम था साल्ट, और साल्ट जो है सभी के घर में मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बोला गया कि जो आयोडीन है वो साल्ट में मिक्स कर दिया जाए ताकि जो है सभी के घर में जो है यहां पर जो है आयोडीन पहुंच सके और किसी को भी जो है ग्वाटर ना हो। नेक्स्ट एनीमिया, एनीमिया से बचाने के लिए जो है आयरन का टेबलेट जो है वो गांव मोहल्ले में जो है बांटा जाता है, चाहे वो पीएससी लेवल पर हो, सीएससी लेवल पर हो या फिर पीईएम का बात हो। तो यहां पर भी जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आपको जो है प्रोटीन रिच डाइट जो है यहां पर लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमीज। तो किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन जो है हमारे एग्रीकल्चर्स को, हमारे इकोनॉमीज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस इंपैक्टेड हमारे एग्रीकल्चर्स को, हमारे एनिमल हस्बेंड्रीज को, हमारे इकोनॉमिक्स को, और इसी के माध्यम से जो है जब लोगों को पता चला कि पार्टिकुलर टाइप के फूड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहां पर जो है पार्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स को जो है हमें उपजाना पड़ेगा। अगर दूध जरूरी है तो एनिमल हस्बेंड्री करना पड़ेगा, और इस कारण से जो है यहां पर इकोनॉमिक्स भी जो है अच्छे तरीके से ग्रो हुआ। और ये सारे जो है कारण बने हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए, जिसके बाद जो है हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स होने शुरू हो गए और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है दूध दही जो है आने शुरू हो गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी जो है कौन इन्फ्लुएंस करता है, हमारे न्यूट्रिशन ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन। परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, लगातार माल न्यूट्रिशन अगर कोई इंसान को हो रहा है, इट इज द परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन। अब यहां पे कह रहा है कि इवन विथ मोर फूड प्रोडक्शन पुअर पॉपुलेशन सफर्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मीन जो है फूड प्रोडक्शन भी जो है बढ़ता चला गया, मीन फूड भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है ऐसे पॉपुलेशन हैं जो कि जो है माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। ठीक है, मींस जो है अच्छे लोग तो अच्छे तरीके के फूड को खा पा रहे थे, लेकिन ऐसे भी इंसान थे जिसके पास उतना पैसा नहीं था, उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जो कि जो है फूड को ले पाए। तो इस कारण से जो है यहाँ पे कुछ और भी रीजन देखने को मिल जाते थे जिसके वजह से जो है इंसान को जो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो लेक ऑफ एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर जो है ये सारे फैक्टर्स को भी देखा गया कि जिस कारण से जो है इंसान को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है इंटरनेशनल इफोर्ट। इंटरनेशनल रिपोर्ट में क्या होगा कि अब जो है यहां पर जब देखा गया कि जो कंट्रीज है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, कि बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जिसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पॉवर्टी में है। तो अब यहां पर जो है किसका हस्तक्षेप हुआ, वो हस्तक्षेप हुआ इंटरनेशनल इफोर्ट्स का। मतलब इंटरनेशनली रूप से जो है यहां पर जो है सहायता दिया जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन था, जैसे FAO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये जो है स्टार्टेड किया गया न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के लिए, ताकि जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाएगा और इंटरनेशनली तरीके से जो है हर एक कंट्री के बच्चे को जिसको जो है सही तरीके से जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर प्रेग्नेंट मदर्स है उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसको जो है इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है दिया जाएगा। तो यह था परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन। मीन इतने सारे अनाज हुए, इतने सारे क्रॉप्स हुए, इतने सारे वेजिटेबल्स हुए, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे रह गए, ऐसे पुअर पॉपुलेशन रह गए जिसको जो है सही तरीके से जो है वहां पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कारणों की वजह से, हो सकता है पॉवर्टी हो, गरीबी हो, या फिर जो है यहाँ पे लेक ऑफ एजुकेशन से हो। यहाँ पर एजुकेशन फैलाना या फिर उसको सही तरीके से जो है चीजों को देना, ये भी काम जो है इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया।
ओके, अब जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एडवांसेस इन द रिसेंट डिकेड्स। तो जो रिसेंट डिकेड्स है वहां पर क्या क्या एडवांसेस किया गया, तो यहां पर कहा गया कि स्टडी न्यूट्रिशन लिंक्स टू, अब जो न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है यहां पर जो है इन्फेक्शन को भी शामिल किया जाता है, इम्यूनिटी को भी शामिल किया जाता है, या फिर फर्टिलिटी हो गया, या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो है हमें मां का भी ख्याल करना हो। एक मां जो है अगर सही तरीके से फर्टिलाइज नहीं हो रही है तो वहां पर भी उसका ख्याल रखना हो, इम्यूनिटी मजबूत हो इसके लिए भी जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन देना होता है, या फिर अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो इन्फेक्शन से किस तरीके से बाहर निकल के आना है, इसके लिए भी जो है यहां पर जो है न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है डाइट लिंक्स टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको जो है किसी के द्वारा जो है फैलाया नहीं जाता है, तो उसके लिए भी जो है यहां पर जो है न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, इन सभी के लिए जो है एक पार्टिकुलर रूप से डाइट को निर्धारित किया गया कि इस इंसान को जो है पार्टिकुलर रूप के डाइट को लेना है, ताकि इसी के माध्यम से जो है इंसान के अंदर सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर जो रिसेंट डिकेड्स थे यहां पर कुछ एडवांसमेंट किया गया, जहां पर जो है इन्फेक्शन को भी इंक्लूड किया गया, इम्यूनिटी को भी इंक्लूड किया गया, फर्टिलिटी को भी इंक्लूड किया गया, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को भी जो है इंक्लूड किया गया। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है बर्थ ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। तो यहां पर कुछ जो है यहां पर डाटा होते हैं जहां पर जो हमें पता करना होता है कि जो न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी है वो बर्थ के रिलेटेड क्या क्या है। तो शिफ्ट फ्रॉम लैब टू पॉपुलेशन स्टडीज, पहले क्या होता था कि हम लोग जो है लैब का टेस्ट करवाते थे कि यहां पर हम लोग पता करते थे कि किस बच्चे में जो है किस तरीके का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज देखने को मिल रहा है, और अगर बच्चे जो है प्रीमेच्योर पैदा होते हैं या फिर जो है बहुत ज्यादा देर से पैदा होते हैं तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, वो लैब के माध्यम से जो है हम लोग वेरीफाई करते थे। लेकिन जो अब एपिडेमियोलॉजी के माध्यम से जो है हम लोग पॉपुलेशन में स्टडीज करना शुरू किया कि जो 100 बच्चे हैं या फिर 1000 बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जिसके अंदर जो है ये पार्टिकुलर रूप के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर जो इंट्रोड्यूस किया गया न्यूट्रिशनल असेसमेंट, डाइटरी सर्वे, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। ओके, तो हम लोग जो असेसमेंट करते थे क्योंकि हर एक बच्चे को जाकर के जो है पूछना होता है कि किस तरीके का जो उसका बॉडी फंक्शन कर रहा है, क्या बीमारी है, कितना उसका इम्यूनिटी मजबूत है भी या फिर नहीं है, या फिर डाइटरी सर्वे करना होता था, या फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग करना होता था कि उसका विकास कैसा हुआ है, कितना उसका हाइट हुआ है, कितना लेंथ हुआ है, कितना ब्रेथ हुआ है, हेड सर्कमफ्रेंस कैसा है, आर्म सर्कमफ्रेंस कैसा है, इन सभी चीज के बारे में जो है यहां पर हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करने होते हैं एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी जो है देना होता है। अगर जो है उसको पार्टिकुलर रूप के न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी है वहां पे पार्टिकुलर रूप से जो है हमें टेबलेट्स यहां पे प्रदान करने होते हैं। ये होता है बर्थ ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। अब नेक्स्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वो है न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन यहां पर जो न्यूट्रिशन का भी डेवलपमेंट किया गया एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया। मींस न्यूट्रिशन इज इक्वल टू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स सिर्फ एक सिंपल सा नहीं है कि इंसान खाना नहीं खा रहा है, कारण यहां पे बहुत सारे होते हैं। तो मल्टी फैक्टोरियल जो है फैक्टर्स देखने को मिला। तो हो सकता है कि इंसान को एजुकेशन से नहीं हो कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, एग्रीकल्चर नहीं हो, उस तरीके के रोज जो है वहां पे नहीं हो रहे हो, या फिर हेल्थ सही नहीं हो, या फिर इकोनॉमी जो है सही नहीं हो, उसके पास पैसे ही ना हो कि वो खरीद के जो है पार्टिकुलर तरीके की चीज जो है खा सके। ओके, तो यहां पर जो है मल्टी फैक्टोरियल फैक्टर देखने को मिलते हैं और नीड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस। और यहां पर जो है हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को ध्यान में रखना है। मैंने इंसान को सिर्फ जो है न्यूट्रिशन ही नहीं देना है, उसे एजुकेशन से भी देने हैं, उसे एग्रीकल्चर करने के लिए भी सिखाना है, उसे हेल्थ को अच्छे तरीके से रखने के लिए भी सिखाना है, और इकोनॉमी के लिए जो है वहां पे बंदोबस्त भी करना है ताकि लोग जो है कुछ कमा सके। कमाएगा तभी तो खाएगा, ये भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यह था न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है ग्लोबल कैंपेन। ग्लोबल कैंपेन क्या होता है कि WHO हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूड न्यूट्रिशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वहां पे न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया। किसने इंक्लूड किया? इंक्लूड किया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ को जो है ऑल तरीके से इंक्लूड किया न्यूट्रिशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर में, एंड डेवलप्ड किया न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स को फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अब यहां पर जितने भी बच्चे
बच्चे होते थे, जो भी जो है माएँ आती थी, उन सभी का जो है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर से चेक होता था कि एक पार्टिकुलर एज में जो है या फिर एक पार्टिकुलर कंडीशन में जो है बॉडी का वेट है या फिर नहीं है, बॉडी का हाइट उतना है या फिर नहीं है, हेड सरकमफ्रेंस उतना है या नहीं है, या फिर ब्लड टेस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पे पता किया जाता था कि क्या उसके बॉडी में जो है किसी पार्टिकुलर रूप के जो है डिफिशियंसी देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये था ग्लोबल कैंपेन चलाया गया और जहां पर जो है WHO ने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर दिया। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मींस MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहां क्या होता है कि MDG रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जो MDG था वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड था और यहां पर जो है जेंडर इक्वलिटी एंड मैटरनल हेल्थ के बारे में जो है देखना होता है। इन हर एक जेंडर को जो है उतना ही अच्छा मामले से जो है इलाज हो और सभी को जो है एक तरीके से इलाज मिल सके, सभी को जो है एक तरीके से न्यूट्रिशन भी मिल सके, क्योंकि पुरुषों को अलग न्यूट्रिशन चाहिए होता है, महिलाओं को थोड़ा अलग तरीके से न्यूट्रिशन चाहिए होता है, आयरन ज्यादा चाहिए होता है, फोलिक एसिड ज्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी को रखा गया और मैटरनल हेल्थ को जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखा गया एंड अचीव्ड थ्रू इसको किस तरीके से प्राप्त किया गया, तो आयरन एंड फोलिक एसिड को दिया गया एंड आयोडीन सप्लीमेंटेशन के कारण जो है यहां पर बहुत सारे रोगों को जो है निदान किया गया। तो जब तुम जो है गायनी पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे कि आयरन एंड फोलिक एसिड जो है कितना ज्यादा जरूरी होता है। जब मां प्रेग्नेंट होती है तो उससे लगभग 2 महीना पहले और जो है पूरे तरीके से प्रेग्नेंट होने के बाद भी जो है 6 महीने कंटिन्यू तक जो है वहां पर आयरन का जो है टेबलेट लेना होता है और फोलिक एसिड का भी जो है टेबलेट लेना होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे जो है मेंटल रिटार्डेड जो है पैदा ना हो। तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेड जो है से बचाने के लिए यहां पर ये चीज दिए जाते हैं और अपने को मींस मां को जो है अच्छे तरीके से हेल्दी रखने के लिए, ताकि मां को एनीमिया ना हो जाए, उसके लिए भी जो है इन सारे टेबलेट्स को जो है मां को दिया जाता है खाने के लिए। ओके, तो ये था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल जिसको बोला जाता है MDG। अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जिसको बोला जाता है SDGs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जहां पर जो है MDGs को रिप्लेस करके जो है 17 SDGs को रखा गया और इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था एंड माल न्यूट्रिशन। जितने भी माल न्यूट्रिशन हैं, चाहे वो जो है अंडर माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो जो है ओवर माल न्यूट्रिशन हो, उन सभी को जो है खत्म करना। यहां पर जो 5 साल के बच्चे हैं उन सभी के अंदर जो है माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, एडोलसेंट्स गर्ल्स के अंदर माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर माल न्यूट्रिशन को खत्म करना एंड एल्डरली पर्सन के अंदर जो है माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। और ये गोल था किसका, ये गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल का। ओके, तो ये SDGs था जहां पर जो है 70 SDGs को रखा गया था WHO के द्वारा। अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है मॉडर्न ट्रेंड इन न्यूट्रिशन। 2024 का बात कर रहे हैं या फिर जो इससे आगे का भी बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न ट्रेंड क्या है न्यूट्रिशन का, आखिर जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं आखिर इस न्यूट्रिशन का गोल क्या है, आखिर हम क्या चाहते हैं। तो यहां पे कहा गया, हम लोगों ने फोकस किया है लोंगेविटी मींस इंसान जो है लंबे उम्र तक जिए, इंसान का उम्र जो है लंबा हो जाए एंड सस्टेनेबिलिटी मींस जो है अच्छे तरीके से जो है जो भी चीज उसके पास है उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करे, अच्छे तरीके से हेल्दी रहे। लंबा जीना है लेकिन हेल्दी रह करके, वहां बीमार होकर लंबा नहीं जीना है। तो लॉन्गेविटी भी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए एंड वेलनेस भी चाहिए, मीन जो है इंसान को जो है हेल्दी भी रहना होगा। यहां पे नेक्स्ट कर रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है कब मनाया जाता है, तो 1 to 7 सितंबर जो है मनाया जाता है और यह प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को एंड फाइट विद माल न्यूट्रिशन मींस कोई भी इंसान जो है माल न्यूट्रिशन नहीं हो, सभी को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिले, इसलिए जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक रखा गया 1 to 7 सितंबर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है करंट डाइटरी ट्रेंड्स। तो आज का जो करंट डाइटरी ट्रेंड्स है, मीन किस किस तरीके के फूड का ट्रेंड जो है अभी चल रहा है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी कहा जा रहा है कि डाइट थेरेपी नाउ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका एक पार्ट है डाइट थेरेपी, मींस डाइट के माध्यम से जो है इंसान के बीमारी को सही करना, इट इज कॉल्ड द डाइट थेरेपी। तो न्यू पॉपुलर चॉइसेस हो गया प्लांट बेस्ड डाइट, मीन जो है हमें जो है सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेने हैं, होम ग्राउंड ग्रेन मीन घर में ही जो है
कुछ चीज को लगाना है, उससे पैदावार करने हैं और उसी मिलेट्स को जो है हमें लेना है। नेक्स्ट है सुपर फूड्स। तो सुपर फूड्स में आ जाते हैं नट्स, आ जाते हैं महंगे महंगे फ्रूट्स आ जाते हैं, ये सारे सुपर फूड्स में आ जाएंगे। मिल्क अल्टरनेटिव, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जो है मिल्क से एलर्जी है या फिर वो दूध लेना नहीं चाहता है, यहाँ पर सोया मिल्क हो जाते हैं, ओट मिल्क हो जाते हैं, एलमंड मिल्क हो जाते हैं, ये सारे जो है मिल्क के अल्टरनेटिव है, ये भी जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेंड टुवर्ड ऑर्गेनिक क्लीन ईटिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट्स। अब यहां पर सिर्फ फूड का बात नहीं रह गया, अब यहां पर सिर्फ फूड ही नहीं लेना है, फूड भी लेना है तो ऑर्गेनिक लेना है ताकि कैंसर ना हो, क्लीन ईटिंग करना है, अच्छे तरीके से साफ करके खाना है, एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट्स लेने हैं जिसके माध्यम से जो है इंसान का इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसके अंदर से जो है रोगों के लड़ने का क्षमता जो है उसके अंदर आ जाए, इसलिए जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट जो है इंसान लेना शुरू कर दिया है। एंड दैट्स ऑल आर द करंट डाइटरी ट्रेंड्स। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखने को मिल रहा है समरी इन वन लाइन। एक लाइन में अगर इसको हम समराइज करें तो यहां पे कहा गया कि न्यूट्रिशन हैज इवॉल्व फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल। जो हमारा न्यूट्रिशन था वो बेसिक सर्वाइवल से जो है इवॉल्व किया, और यहां पे पहला मानना था कि फूड जो है हमारे लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फूड लेना ही होगा पार्टिकुलर टाइप का। फिर यहां पर जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन आए कि इस तरीके के फूड्स को लेना है, इतना पार्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिशन जो है इंसान को चाहिए होता है, और अगर जो है इस चीज का कमी होगा तो यहां पर जो है रोग देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज आया, और नाउ फोकसेस ऑन द हेल्थ सस्टेनेबिलिटी एंड द लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, ताकि इंसान का जो है लाइफस्टाइल जो है इंप्रूव हो सके। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, वो है इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इन नर्सिंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नर्सिंग, हम लोग जो है नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं या फिर नर्सिंग ट्यूटर बनने वाले हैं। तो हमारे लाइफ में, एक नर्स के लाइफ में जो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो है इंपोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया ओरिजिन ऑफ द वर्ड नर्सिंग। जो वर्ड जो नर्सिंग है वो जहां से आया है उसी वर्ड से जो है यहां पर न्यूट्रिशन भी बना है। ओके, तो जो वर्ड नर्सिंग जो आया है उसी से न्यूट्रिशन भी आया है, और इसका मीनिंग होता है टू नरिश, मींस जो है नरिश करना, टू चेरिश प्यार करना, टू प्रोटेक्ट दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एंड टू सप्लाई एसेंशियल फॉर ग्रोथ, और वो सारे चीज जो है सप्लाई करना जो कि ग्रोथ के लिए जो है आवश्यक है, और टू एडुकेट एंड ट्रेन, और दूसरे को जो है एडुकेट करना और ट्रेन करना ताकि अच्छे तरीके से जो है हेल्दी रह सके। ओके, तो पहला जरूरी क्यों है, क्योंकि जो नर्सिंग वर्ड वहीं से आया है जहां से जो है न्यूट्रिशन वर्ड्स आए हैं, और जो होता है न्यूट्रिशियस, और इसका एक ही मीनिंग होता है नरिश करना, चेरिश करना, प्रोटेक्ट करना और सप्लाई करना एसेंशियल फॉर ग्रोथ, टू एडुकेट एंड ट्रेन, और ये सारे जो है नर्सिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी एक पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे कह रहा है कि नर्सिंग डेफिनेशन एंड रोल। अब नर्सिंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो नर्सिंग कह रहा है रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड मीटिंग हेल्थ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब यहां पे कह रहा है कि हमें उस डिजीज को रिकॉग्नाइज करना है कि पार्टिकुलर पेशेंट को कौन से डिजीज है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसे इंटरप्रिटेट करना है, समझना है, फिर पेशेंट को समझाना है कि आपको अगर ये बीमारी हुआ है तो किस कारण से हुआ है, उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेट करना, एंड मीटिंग हेल्थ नीड्स, उसको जो है कौन कौन से हेल्थ नीड्स का जरूरत है उसको वहां पे बताना, ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मींस लोगों को या फिर समाज को, और ये कहलाता है नर्सिंग का रोल या फिर नर्सिंग का डेफिनेशन, जो रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंडिंग करना, इंटरप्रिटेटिंग करना एंड मीटिंग हेल्थ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि नर्सिंग इज ए प्रोफेशन दैट इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एक्ट एंड केयर सर्विस। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इंक्लूड होते हैं, क्या इंक्लूड होते हैं, वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एक्ट्स एंड केयर सर्विस, जहां पे बहुत सारे हेल्थ एक्ट्स होते हैं, हमें बहुत तरीके के काम करने होते हैं ताकि लोगों का हेल्थ जो है अच्छा हो सके, या फिर बहुत तरीके के जो है केयर सर्विस को हमें देना होता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि नर्सेस आर ए की मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का जो है ये बहुत बड़ा की मेंबर है, एंड ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो कंप्रीहेंसिव सर्विस टू द कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में जो है कंप्रीहेंसिव सर्विस दे सके, एक सही तरीके से जो है सर्विस दिया जा सके, जिसके माध्यम से जो है लोग स्वस्थ रहे, लोगों के अंदर जो है एक हेल्थ एजुकेशन हो, सही तरीके से जो है पता हो कि किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेना है, और ये सारे एजुकेशन को देने का काम कौन करते हैं, नर्सेस ही करते हैं एज ए प्रोफेशनल लेवल में।
ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है भाई? अभी इतना बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन इज इक्वल टू की फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, मींस जो है हमारे हेल्थ को जो इफेक्ट कर रहा है उसका मेन की फैक्टर क्या है? न्यूट्रिशन है। और माल न्यूट्रिशन के कारण जो है लीडिंग काज ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी इन इंडिया, मीन जो माल न्यूट्रिशन है इसी के कारण जो है बहुत ज्यादा डेथें हो रही है, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। एंड मोर्बिडिटी क्या होता है कि कितना मात्रा में जो है एक पॉपुलेशन में कितना ज्यादा मात्रा में जो है पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ रहा है और मोर्बिडिटी रेट भी जो है इंडिया में बढ़ रहा है। किस कारण से? तो माल न्यूट्रिशन के कारण से इंसान के अंदर जो है सही तरीके से जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। फिर यहां पे कह रहा है कि डाइट इज एज इंपॉर्टेंट एज मेडिसिन इन ट्रीटिंग डिजीज। अगर जो है हेल्दी रहने के लिए मेडिसिन जरूरी है तो हेल्दी रहने के लिए भी जो है डाइट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ओके क्योंकि अगर तुम डाइट लोगे और हेल्दी रहोगे तो तुमको मेडिसिन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि पुअर न्यूट्रिशनल केयर पुअर प्रोग्नोसिस। अगर जो है न्यूट्रिशनल केयर ही अच्छा नहीं रहेगा, पुअर रहेगा, यहां पर पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि उतना ज्यादा चांस नहीं है कि तुम अच्छे से हो पाओ, मीन जो है संभावनाएं बहुत कम होंगे कि तुम जो है सही तरीके से हेल्दी रह पाओ। तो अगर न्यूट्रिशनल केयर पुअर रहेगा तो पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक डाइट कैन ट्रीट और कंट्रोल मेनी डिसऑर्डर। जो थेराप्यूटिक डाइट्स होते हैं, थेराप्यूटिक डाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा डाइट जो पार्टिकुलर तरीके के डिजीज को ठीक करने के लिए प्लान किया गया हो। इतना मात्रा में प्रोटीन देना है, इतना मात्रा में जो है साल्ट देना है, इतना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स को देना है। तो एक तरीके का डाइट जो पार्टिकुलर तरीके के डिजीज वाले पेशेंट के लिए जो है बनाया गया हो, इट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक डाइट्स। ओके नेक्स्ट पे कह रहा है कि जैसे पेप्टिक अल्सर है तो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट के लिए जो है नीड होता है बैलेंस डाइट। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए जरूरी होता है कि साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट में उसको जो है नमक खाने के लिए नहीं देना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए जो है यहां पे कहा गया कंट्रोल फॉर थेराप्यूटिक डाइट्स विदाउट मेडिसिन। यहां पर जो है थेराप्यूटिक डाइट को जो है कंट्रोल करना होता है और मेडिसिन को यहां पे बंद किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस हैं जिसको जो है डाइट के हिसाब से जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर उस इंसान के डाइट एंड लाइफ स्टाइल को सही कर दिया जाए, यहां पर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है यहां पे चीजें ठीक हो सकती है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है व्हाई नर्सेस मस्ट स्टडी न्यूट्रिशन। क्यों नर्सेस को जो है स्टडी करना चाहिए न्यूट्रिशन और क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे कहा गया टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी केयर। एक नर्सेस जो है कम्युनिटी केयर में काम करता है, चाहे वो सीएचओ लेवल पर हो, जीएनएम लेवल पर हो, एएनएम लेवल पर हो या फिर जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहां पे न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सके टू प्लान नॉर्मल एंड थेराप्यूटिक डाइट। एक अच्छे तरीके से नॉर्मल एंड थेराप्यूटिक डाइट्स को जो है प्लान कर सके एंड एडुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज। और पेशेंट को एंड फैमिली को जो है सही तरीके से एडुकेट कर सके अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट, मीन किस तरीके के फूड को खाना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से फूड्स लेने हैं, कौन से फूड लेने जरूरी है, कौन से फूड को अवॉइड करना है। ये सारे चीज को बताने का काम होता है किसका? नर्सेस का ही काम होता है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। ऐसे कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे कहा गया आफ्टर स्टडिंग न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स अ स्टूडेंट नर्स विल बी एबल टू। जब एक स्टूडेंट जो है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जो है पढ़ता है तो उसके बाद जो है एक स्टूडेंट जो है जो नर्स स्टूडेंट है वो एबल हो जाता है। क्या चीज के लिए एबल हो जाता है? तो अप्लाई न्यूट्रिशन प्रिंसिपल इन हेल्थ एंड सिकनेस। किसी भी हेल्थ वाले पेशेंट को, किसी भी सिकनेस वाले पेशेंट को जो है हम लोग जो है न्यूट्रिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक न्यूट्रिशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली नर्सिंग केयर। और एक डेली नर्सिंग केयर में जो है न्यूट्रिशन को जो है एक इंटीग्रल पार्ट को माना जाता है, क्योंकि सही तरीके से न्यूट्रिशन देना है, एडवाइस देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, यह जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज न्यूट्रिशनल रोल इन पर्सनल एंड पेशेंट हेल्थ। एक पेशेंट के हेल्थ पे या फिर पर्सनल हेल्थ पे जो है किस तरीके से न्यूट्रिशन का रोल हो रहा है, कौन से कमी हो रहे हैं जिस कारण से पार्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, इन सभी चीज को जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होता है। और ये रिकॉग्नाइज तभी कर पाएगा जब इंसान जो है न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा।
ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट करा कि एडुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन नॉर्मल एंड थेरापेटिक डाइट्स। यहाँ पर जो है पेशेंट को या फिर पेशेंट के फैमिलीज को एडुकेट करना, ताकि जो क्या नॉर्मल है, क्या थेरापेटिक डाइट है, क्या फूड लेना है, क्या फूड नहीं लेना है, इन सारी चीज के बारे में बताना। एंड प्लान एंड प्रिपेयर डाइट फॉर डिफरेंट कंडीशन, और जो भी डिफरेंट कंडीशन है, जैसे हो सकता है इंसान को डायबिटीज हो सकता है इंसान को हाइपरटेंशन हो सकता है अल्सर हो, तो उसके हिसाब से कौन से फूड कब देना है, कब नहीं देना है, किस तरीके से देना है, इन सभी चीज के बारे में बताने का काम किसका होता है? नर्सिंग का। तो ये सारे चीज जो है सीखना बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स ऑल आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एरियाज वेयर नर्सेस अप्लाई न्यूट्रिशन नॉलेज। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर जो है नर्सेस न्यूट्रिशनल नॉलेज को जो है अप्लाई करता है। यहां पर देखने को मिल रहा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करने में। तो हेल्थ प्रमोशन इज इक्वल टू क्या होता है? हेल्पिंग पीपल कंट्रोल एंड इंप्रूव हेल्थ। मीन जो है पीपल को जो है हेल्प करना, ताकि अपने हेल्थ को जो है इंप्रूव कर सके और कंट्रोल कर सके। एंड दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। लोगों को बताना कि क्यों जो है न्यूट्रिशन जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है, ये सारे जो है प्रमोशन ऑफ हेल्थ में आते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इज इक्वल टू मेजर फैक्टर फॉर हेल्थ। अगर जो है इंसान जो है अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लेगा तो सिंपल सी बात है कि इंसान का हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है नर्सिंग फोकस ऑन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो नर्सिंग होते हैं, जो नर्सेस होते हैं, ये मेनली रूप से फोकस करता है बच्चे वाले लोगों को। जो बच्चे हैं उसको जो है अगर न्यूट्रिशन कमी है तो वहां पे सही तरीके से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाना, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके यहां पर हम लोग तीन फैक्टर्स देखेंगे। पहला है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब यहां पे कहा गया कि नर्सिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो नर्सिंग एक्टिविटीज होता है, पहला होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन देना, क्या न्यूट्रिशन जरूरी है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से लेना चाहिए। सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना, अगर जो है वो ले नहीं पा रहा है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सप्लीमेंटेशन दिया गया है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे वो आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, या फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट करना जो है नर्सेस का काम होता है। नेक्स्ट है प्रमोट करना ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग करना जो है, करवाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक मां के लिए, क्योंकि जो है यही जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्या कहते हैं वो इम्यून सिस्टम जो है वो बच्चे को दे पाता है। और बच्चे को लगभग 6 महीने तक जो है शुरुआत के दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम होता है, जो येलो मिल्क होता है मदर का, ये बच्चे को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये चीज के लिए जो है हेल्थ एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में जो है देने का काम कौन करते हैं? वो नर्सेस ही करते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया डेवलप लो कॉस्ट विनिंग डाइट्स। तो ऐसे लो कॉस्ट विनिंग डाइट का डेवलप करना मीन जो है जो बच्चे होते हैं जो भी दूध पी रहे हैं और दूध पीने के बाद जो है अभी अचानक से शुरुआत किया है उसको कुछ फूड देना, तो किस तरीके से कौन सा फूड देना है जो कि जो है इतना कम बजट में हो जाए और उस इंसान जो माँ होती है उसको ज्यादा बोझ ना पड़े और बच्चे को भी जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन पड़ जाए। इस तरीके से जो है लो कॉस्ट विनिंग डाइट का भी डेवलपमेंट जो है नर्सेस ही करती है। इंकरेज करना किचन गार्डन्स एंड होम इकोनॉमी को, और यहां पर लोगों को जो है बताना कि किस तरीके से किचन गार्डन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है तुम पौधे लगा सकते हो खाने पीने के लिए, या फिर जो है होम इकोनॉमी के लिए जो है कितना ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है गाइड ऑन कुकिंग मेथड। किस तरीके से खाना को पकाना है, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करना है, ये सारे चीज भी जो है नर्सेस ही सिखाते हैं जाके कम्युनिटीज में। ओके तो ये है एरियाज वेयर नर्सेस अप्लाई न्यूट्रिशनल नॉलेज। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं और यहां पर देखने को मिलता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है। तो यहां पे कहा गया एंश्योर करना है चाइल्ड के डाइट को कंटेनिंग बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। यहां पर जो सबसे पहले जो है हमें एंश्योर करना होता है कि जो बच्चे का डाइट है वो क्या बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स जो है वो मेजर रूप में जो है उसके अंदर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग है या फिर नहीं है। क्या वो मिल्क ले रहा है, क्या वो चीज ले रहा है, क्या वो एग ले रहा है, क्या वो फ्रेश फ्रूट्स ले रहा है, ये सारी चीजें ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, इन सभी चीज के बारे में यहां पर एंश्योर करना होता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और यहां पर बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जा रहा है या फिर नहीं करवाया जा रहा है, इसके बारे में जो है हमें एंश्योर करना होता है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए, जो कि उसे प्रोटेक्शन करने में मदद करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके नेक्स्ट पे आता है गाइड ऑन फूड फोर्टिफिकेशन मेथड। यहां पर जो है फूड फोर्टिफिकेशन मेथड में जो है यहां पर गाइड करना है कि कौन से चीज को जो है फूड में मिलाया जाता है। जैसे आयोडाइज साल्ट है तो आयोडाइज साल्ट को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडीज को आयोडीन का जरूरत होता है। नॉर्मल साल्ट तुमको नहीं लेना है, जब भी खाएं आयोडीन साल्ट ही खाएं, आयोडीन नमक ही खाएं। प्रमोट करना विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एंड इम्यूनाइजेशन को फॉर डिजीज प्रिवेंशन। किस तरीके से जो है विटामिन ए के टेबलेट्स लेने
लेने हैं या फिर इम्यूनाइजेशन करवाना कितना ज्यादा जरूरी है, और इस तरीके से जो है हम लोग जो है बहुत सारे डिजीज से जो है अपने बच्चे का प्रिवेंशन करवा सकते हैं। इसलिए जो है ये सारे हेल्थ एजुकेशन जो है हमें कम्युनिटी में जाके देने होते हैं। एंड दैट्स ऑल आर द वर्क ऑफ नर्सेस। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। तो ऐसे डिजीज जो कि जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो रहा है उसका प्रिवेंशन करना, क्या करना, उसका बचाव करना, उसका प्रिवेंशन करना। यहां पे कह रहा है कि इंप्रूव डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर जो है प्रेग्नेंट वुमेन के डाइट को इंप्रूव कर दिया जाए तो यहां पर जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्या चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रीमेच्योर डिलीवरीज को। मींस अगर जो है बच्चे जो है वो समय से पहले जन्म ले लेते हैं तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, उससे प्रिवेंट करना। लो बर्थ वेट बेबी से प्रिवेंट करना, जो बच्चे हो वो स्वस्थ हो, अच्छे जो है वेट के हो, हल्के वेट के ना हो। एंड कोजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जो बच्चे हो रहे हैं उसके अंदर जो है जन्मजात बीमारियां ना हो, मुंह टेढ़ा ना हो, कान ना हो, आंख ना हो, ऐसे मालफॉर्मेशन जो है ना हो, उसके लिए जो है प्रिवेंट करना। एंड स्टिल बर्थ में जो है जो भी बर्थ हो रहा है वो भी जो है अच्छे तरीके से बर्थ हो जाए, इसके प्रिवेंशन के लिए जो है इंप्रूव करना डाइट को। मींस तुमको कौन कौन से फूड्स लेने हैं, कौन कौन से फूड्स नहीं लेने हैं, इसके बारे में जो है सही तरीके से बताया जाता है ताकि जो है इन सारे चीज से जो है प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पर देखने को मिल रहा है एडुकेट अबाउट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जितने भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसके बारे में एडुकेट करवाना, किसको? पेशेंट को, जो है पेशेंट के फैमिलीज को। यहाँ पे बताना मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, आईसीडीएस क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज, या फिर आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्या होता है, इन सभी को यहाँ पर हमें बताना होता है। किसको? पेशेंट को एंड पेशेंट के फैमिलीज को। और इन सभी प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से कौन से चीज के माध्यम से जो है लोगों को हेल्प किया जाता है, और ऐसे कौन कौन से और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, पीएम को जो है रिड्यूस करना, एनीमियास को रिड्यूस करना, थायराइड डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करना, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, इन सभी डिजीज से जो है हमें जो है प्रिवेंशन करने के लिए जो है कौन कौन से डाइट को फॉलो करवाना है, और कौन कौन से ऐसे डाइट है जिसको देने से जो है हम लोग इस सारी चीज को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज को जो है हमें लोगों को बताना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मीन हमें जो है कौन कौन से अर्ली डायग्नोसिस करने हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट करने होते हैं एज ए नर्सेस के तौर पे। तो यहां पर कहा गया कि नर्सेस एज डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर इन हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर एंड होम्स प्ले ए की रोल इन डिटेक्टिंग माल न्यूट्रिशन एमोंग। मींस यहां पर जो नर्सेस होते हैं वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, मीन वो डायरेक्टली तरीके से केयर दे रहे होते हैं, एकदम पेशेंट को हाथों हाथ केयर देने वाले कौन होते हैं? वो नर्सेस ही होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे वो होम्स हो। ओके, यहां सभी पर जो है नर्सेस ही देते हैं, और इसका जो है एक प्ले होता है की रोल टू डिटेक्टिंग माल न्यूट्रिशन, और वही जो है डिटेक्ट कर सकता है कि बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन है या फिर नहीं है, एक मां के अंदर माल न्यूट्रिशन है या फिर नहीं है। इसको कौन डिटेक्ट करेगा? ये डिटेक्ट करेगा नर्सेस ही। नेक्स्ट कह रहा है कि फैमिलीज हो गया, बेबी क्लिनिक्स हो गया, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल क्लिनिक्स हो गए, या फिर स्कूल्स हो गए, ये सभी जगह पर जो है नर्सेस ही होते हैं, और नर्सेस ही जो है इन सभी को डिटेक्ट कर पाती है कि किसको माल न्यूट्रिशन है और किसको नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्लूड। अब जो है अलग अलग तरीके के जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे का वेट चेक करना, एक बच्चे का हाइट चेक करना, एक बच्चे का आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करना, ये आर्म सर्कमफ्रेंसेस होते हैं, या फिर जो है हेड सर्कमफ्रेंसेस होते हैं, इन सभी का चेक करना और पता लगाना कि क्या पार्टिकुलर एज में जो नॉर्मल वैल्यू है क्या उस नॉर्मल वैल्यू से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या, इन सभी चीज के बारे में जो है वहां पर हमें मेजरमेंट करना होता है। और यहां पर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हो गया रोड टू हेल्थ कार्ड्स। रोड टू हेल्थ कार्ड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के टेबल्स होते हैं, और टेबल्स जो है बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो कि बताता है कि एक बच्चा जब पार्टिकुलर एज में होता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में, तो उस बच्चे का जो है हाइट कितना होना चाहिए, उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, उस बच्चे का आर्म सर्कमफ्रेंसेस कितना होना चाहिए, हेड सर्कमफ्रेंसेस कितना होना चाहिए, इन सभी के बारे में जो वहां पे लिखा हुआ होता है, और उसी के हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि क्या बच्चा जो है नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है।
ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि पीरियोडिकली सर्विलेंस हेल्प टेक ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, और यहां पर जो है समय समय पे आकर के जो है सर्विलेंस करना होता है ताकि जो है उसके ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन को जो है ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट होता है अर्ली डायग्नोसिस एल्सो इंक्लूड, यहां पर जो है अर्ली डायग्नोसिस भी जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे हो गया मैनेजिंग इन्फेक्शियस डिजीज, यहां पर जो है इन्फेक्शियस डिजीज को मैनेज करना है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फॉर डायरिया, डायरिया के लिए जो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देना होता है, ओआरएस देना होता है, जो भी देना होता है सभी यहां पे दिया जाता है। डिवॉर्मिंग प्रोग्राम्स मीन जो है बच्चे को जोंक हो जाते हैं तो जोंक से बचाने के लिए अलग अलग टेबलेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सोसाइटीज में एंड कम्युनिटीज में। एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग ड्यूरिंग इंडेमिक मालन्यूट्रिशन, अगर जो है कोई पार्टिकुलर पॉपुलेशन है जहां पर जो है माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है तो वहां पर जो है सप्लीमेंट्री फीडिंग भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि आफ्टर डायग्नोसिस, जब हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं, नर्सेस हेल्प विद ट्रीटमेंट बाय प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग थेरापेटिक डाइट्स, तो जब हम लोग डायग्नोसिस कर लिए कि हाँ इस बच्चे को या फिर एक मदर को जो है इस तरीके के न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर जो एक थेरापेटिक डाइट बनाना होता है, जिसे बताना होता है कि उस माँ को उस बच्चे को कौन से डाइट्स लेने हैं, कौन से विटामिन से लेना है, कौन सा जो है प्रोटीन से लेना है, कौन सा अमीनो एसिड जरूरी है, उन सभी चीज के बारे में जो है उस माँ को उस बच्चे को बताना होता है ताकि उसके अंदर जो है सुधार देखने को मिल सके। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक और जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। तो हर एक डिजीज के अनुसार से हमें डाइट को मॉडिफाई करना होता है। एक ही डाइट जो है हर एक इंसान को हम लोग नहीं दे सकते हैं। एक डायबिटीज वाले पेशेंट को अलग तरीके के डाइट को मॉडिफाई करना होगा, एक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो है अलग तरीके से डाइट को मॉडिफाई करना होगा, एक कैंसर वाले पेशेंट को भी जो है उसी तरीके से जो है अलग तरीके से जो है हमें डाइट को मॉडिफाई करना होगा। तो दैट इज called the modifications of डाइट। यहां पे कह रहा है कि रेगुलर डाइट्स में नीड मॉडिफिकेशन, जो रेगुलर डाइट होते हैं वहां पर मॉडिफिकेशंस का जरूरत होता है। और यहां पर जो है फूड सिलेक्शन करते हैं, कौन सा फूड देना है, जो प्रिपरेशन मेथड है फूड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, या फिर जो फूड का टेक्सचर होना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, ये सभी चीज को जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन, जो टाइप ऑफ डाइट है जो हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं वो लिक्विड डाइट रहेगा, सॉफ्ट डाइट रहेगा या फिर सेमी सॉलिड डाइट रहेगा, इन सभी चीज के बारे में जो है यहाँ पे हमें जो है इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट होता है नर्सेस मस्ट नो हाउ टू एडजस्ट डाइट बेस्ड ऑन, हम नर्सेस को जो है यहाँ पर जो है जानना होता है कि डाइट को किस तरीके से एडजस्ट करना है। ओके, अब किस तरीके से एडजस्ट करना है मींस ये डिपेंड करता है कि इंसान को कौन सा डिजीज कंडीशन हुआ है, ये डिपेंड करता है कि इंसान का एज कितना है, उस इंसान का इनकम कितना है, क्योंकि जितना इनकम रहेगा उसी के हिसाब से तो फूड खरीद पाएगा। नेक्स्ट उस इंसान का रीजन एंड कस्टम्स क्या है, कौन से रिलीजन से है, क्या चीज को मानता है एंड उसका फूड हैबिट क्या है, उसके हिसाब से ही जो है उसके डाइट को एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट है एग्जांपल थेरापेटिक डाइट्स मॉडिफिकेशन, जब हम लोग बात करते हैं थेरापेटिक डाइट्स का, यहां पे ब्लेंड डाइट फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट, जो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए ब्लेंड डाइट होता है, जो भी सारा चीज है सबको ब्लेंड कर दो, सबको जो है मिक्स कर दो। एंड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए जो होता है साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स, ओके, उसको जो है साल्ट बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि सम डिजीजेस कैन बी कंट्रोल विद थेरापेटिक डाइट्स विदाउट मेडिसिन, कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको अगर हम लोग जो है सही तरीके से डाइट दें तो वहां पर जो है वो अपने आप जो है कंट्रोल हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा चीज जो है करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक जो है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ थेरापेटिक डाइट्स फॉर पेशेंट। हमें जो है जो पेशेंट है उसके लिए जो है थेरापेटिक डाइट किस तरीके से प्रिपरेशन करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मींस अच्छे तरीके से कह रहा है कि ईटिंग इज एंजॉयबल फॉर हेल्दी पीपल, जो हेल्दी पीपल्स होते हैं उसको खाने में मजा आता है, मींस छोले भटूरे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, बट पेशेंट ऑफन फेस प्रॉब्लम्स ईटिंग, लेकिन जो पेशेंट होते हैं उसको खाने में प्रॉब्लम्स होते हैं। नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूड, और यहां पर जो है नर्सेस के अलग अलग रिस्पांसिबिलिटीज होते हैं। ओके, तो कौन कौन से रिस्पांसिबिलिटीज होते हैं, तो पहला हुआ असिस्टिंग पेशेंट विद स्पेशल डाइट नीड्स, यहां पर पेशेंट को असिस्ट करना कि कौन सी स्पेशल डाइट जो है उसको जरूरत है, चाहे वो साल्ट फ्री हो चाहे वो ब्लेंड डाइट्स हो। हेल्पिंग पेशेंट ऑब्टेन नरिशमेंट विद फीडिंग्स, यहां पर जो है पेशेंट को हेल्प करना होता है ताकि जो है फीडिंग के माध्यम से जो है वो अपने आप को नरिश कर सके, चाहे वो ओरल हो चाहे वो ट्यूब फीडिंग हो। ट्यूब फीडिंग क्या होता है, जब इंसान को जो है एनजी ट्यूब लगाया जाता है तो उसी एनजी ट्यूब के माध्यम से जो है हम लोग फूड को जो है डालते हैं, वो डायरेक्टली जो है नोज के माध्यम से जो है पाइप लगा होता है और वो सीधे जो है हमारे पेट तक
पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि उसे ट्यूब फीडिंग भी करवाना पड़े। तो ट्यूब फीडिंग में कौन सा फीडिंग उसको देना है, कौन सा फूड देना है, कौन सा टेक्सचर में देना है, कितना मात्रा में देना है, ये सभी चीज तुमको कौन बताएगा? ये सभी चीज बताएगा तुमको एक नर्सेस। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग पेशेंट टू इट इन ए थेरापेटिक एनवायरनमेंट, और जहां पर पेशेंट को मोटिवेट करना है कि हाँ बच्चा जी, आपको जो है इस थेरापेटिक एनवायरनमेंट में रह करके ही जो है आपको इस पार्टिकुलर फूड को खाना होगा, क्योंकि आपके बॉडी के लिए ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि नर्सेस मस्ट नो प्रिंसिपल ऑफ मील थेरेपी। यहां पर जो नर्सेस होते हैं वो मील थेरेपी के प्रिंसिपल्स को जानते हैं एंड डिफरेंट थेरेपेटिक डाइट्स के बारे में उसको पता होता है, और इसी के हिसाब से जो है वो पेशेंट के रिकवरी को जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है अच्छे तरीके से, जल्दी तरीके से, फास्टली तरीके से रिकवरी कर पाए। इसलिए जो है यहां पर जो है नर्सेस को ये सारे न्यूट्रिशनल चीजें जो है सिखाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है, और जिस टॉपिक का नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो सिंपल सी बात है, नर्स का काम होता है हेल्थ एजुकेशन देना और यहां पर जो है काउंसलिंग करना। तो नर्सेस प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन, यहां पर जो है न्यूट्रिशन का एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना, प्रमोट करना हेल्थ को, प्रिवेंट करना माल न्यूट्रिशन को, चाहे वो गाइड करना हो बैलेंस डाइट के लिए, या फिर जो है रिमूव करना हो फूड मिथ्स को। तो फूड मिथ्स क्या होता है, जैसे जो है बहुत सारे समाज में ऐसा फैला होता है कि ये पार्टिकुलर चीज मत खाओ, इससे जो है पार्टिकुलर चीज हो जाएगा, इससे रिएक्शन हो जाएगा, या फिर जो है देहात में या फिर गांव में बोलते हैं ये पार्टिकुलर फूड जो है बातर करता है, मीन जो है अच्छा नहीं होता है। तो क्यों अच्छा नहीं होता है, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जो है वहां पर जो है लोगों को बताना होता है और प्रमोट करना होता है गुड हैबिट्स को। ओके, कॉमन इश्यू एड्रेस क्या होता है, डिलेड विनिंग, मींस जो है बच्चे को जो है बहुत लंबे समय तक जो है दूध पिला रहा है और उसको जो है बिल्कुल भी जो है खाने के लिए नहीं दे रहा है। तो इस मिथ को जो है यहाँ पे तोड़ना होता है कि नहीं, जो है कम से कम 6 महीने के बाद ही जो है बच्चे को जो है खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इग्नोरेंस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारे ऐसे माँ होते हैं जो कि बच्चे को दूध नहीं पिलाता है। क्यों नहीं पिलाता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसका फिगर जो है बिगड़ जाएगा, उसका फिगर जो है खराब हो जाएगा, इस कारण से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। यहां पे उसे एजुकेशन देना होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक अमृत के समान है। अगर ये नहीं दिए तो बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर हो जाएगा, और अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि काउंसलिंग प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज, और यहां पर जो है काउंसलिंग करना है ताकि जो क्रोनिक डिजीज से जो है प्रिवेंट किया जा सके, चाहे वो ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इन सभी चीज से जो है बताया जा सके। इसके माध्यम से जो है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग दिया जाता है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। मींस जो है एक इंसान को जिस जिस चीज का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वहां पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करता है, मींस जो है वो ले नहीं पाता है, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से जो है यहां पर इंसान को जो है ना लेने के कारण जो है यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। यहां पे कहा गया व्हाइल प्लानिंग ए बैलेंस डाइट, जब किसी लोगों का जो है हमें बैलेंस डाइट को जो है प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है टू नो डेली एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स नीड्स। मीन उस इंसान को जो है कितना एनर्जी का जरूरत है, कितना न्यूट्रिशन का जरूरत है, उसके बारे में हमें पता लगाना। मीन एक वर्कर के लोगों के लिए जो है न्यूट्रिशनल डाइट अलग हो सकते हैं, एक ऐसे लोग जो कि जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उसका न्यूट्रिशनल डाइट जो है अलग हो सकता है। और दिस वेरी बाय एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस। ये डिपेंड करता है कि इंसान का एज कितना है, उसका सेक्स क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, और उसके हिसाब से ही जो है हर एक इंसान का अलग अलग तरीके से जो है बैलेंस डाइट बनाया जाता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। एक इंसान का बीएमआर कितना है, तो मेन फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। मीन जो है इंसान को कितना न्यूट्रिशनल नीड्स है, इंसान ऐसे कौन से काम करता है और उसको कौन सा न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, मैं पहले ही तुमको बता चुका हूं, यहाँ पे शॉर्ट में बोला गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इनवॉलंटरी बॉडी एक्टिविटीज एट रेस्ट। जब एक इंसान रेस्ट कर रहा हो उस समय जो है उसके वाइटल ऑर्गन को काम करने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत होता है, दैट्स ऑल कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहां पर अप्रोक्सीमेशन जो है देखने को मिलता है कि 1 किलो कैलोरी इनटू बॉडी वेट इनटू 24 हावर। मींस एक इंसान का जितना बॉडी वेट है उसमें जो है 1 कैलोरी से जो है यहां पर क्या करना है, इनटू करना है, और यहां पर 24 हावर्स मीन जो है 24 हावर्स इनटू उसका बॉडी वेट, उस इनटू उसका 1 किलो
कैलोरी, अगर इसको जो है हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वही जो है उस इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है कहलाता है। मींस उतना किलो कैलोरीज जो है उस इंसान को चाहिए उसके वाइटल ऑर्गन्स को जो है सही तरीके से चलवाने के लिए। ओके, तो यहां पर डिपेंड करता है कि एक इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा। तो क्या क्या चीज इफेक्ट करता है, यहां पे कहा गया बॉडी सरफेस एरिया। एक इंसान का बॉडी सरफेस एरिया कितना है, एक इंसान का एज क्या है, सेक्स क्या है, स्लीप कितना लेता है, क्लाइमेट कौन से क्लाइमेट में रहता है, ठंडे क्लाइमेट में रहेगा तो ज्यादा कैलोरी देना पड़ेगा, या फिर जो गर्म क्लाइमेट में रहेगा तो वहां पे कम कैलोरीज देने पड़ेंगे। एंड हार्मोन्स, डक्टलेस ग्लैंड वाले पेशेंट को भी जो है यहां पर जो है अलग तरीके से जो है यहां पर न्यूट्रिशन को देने होते हैं। तो पहला फैक्टर हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर। अब जो सेकंड फैक्टर यहां पे देखने को मिल रहा है वह है वेट ऑफ द पर्सन। एक इंसान का वेट कितना है, हेवियर इंडिविजुअल नीड्स मोर एनर्जी। जो भारी भरकम वाले पर्सन रहेंगे उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है क्योंकि उसके बॉडीज में ज्यादा सेल हैं और ज्यादा सरफेस एरिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो चलेगा भी तो ज्यादा वेट को लेके चलेगा, यहां पर जो है ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ जाएगा। ओके, अब यहां पे जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एज। एक इंसान का एज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी को खपत करेगा। तो जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं, वो नीड होता है मोर एनर्जी एंड प्रोटीन्स का। वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी को लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स को लेते हैं ताकि जो है उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। एंड एडल्ट जो होते हैं, जो एल्डर पेशेंट होते हैं, उसको जो है नीड होता है लेस ड्यू टू लोअर बीएमआर एंड एक्टिविटी, क्योंकि जो है उसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उसको वाइटल ऑर्गन को चलाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट वो नहीं करते हैं, इसलिए उसको जो है कम कैलोरीज में भी जो है काम चल जाते हैं। तो चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट के लिए जो है मोर एनर्जी चाहिए, मोर प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसका ग्रोथ करवाना है, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवाना है। एंड एडल्ट्स एंड एल्डरली लोग के लिए जो है यहां पर लोअर बीएमआर एंड एक्टिविटी के लिए जो है यहां पर कम कैलोरीज भी देने होते हैं, कम प्रोटीन में भी जो काम चल जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेक्स। तो सेक्स की बात यहां पे क्या हो रही है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि मेन नीड मोर एनर्जी देन वुमेन। एक आदमी को जो है औरतों से ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ओके, क्योंकि बीएमआर ऑफ वुमेन जो होता है वो 6 to 10% लोअर देन मेन। एक मेन से जो है 6 to 10% लोअर होता है एक वुमेन का बीएमआर। अब यहां पर जो एग्जांपल दिया गया कि जो मेन होता है उसका जो मॉडरेट एक्टिविटीज होते हैं, मींस जो नॉर्मल काम होते हैं, उसमें उसको रोज जो है 2875 किलो कैलोरीज का जरूरत होता है। मींस एक इंसान जो बहुत भारी भरकम काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वैसे मेन के लिए जो है 2875 कैलोरी जो है रोज चाहिए, और एक वुमेन के लिए मॉडरेट एक्टिविटीज के लिए जो है 2225 किलो कैलोरी जो है यहां पर देखने को मिलता है। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो है नोट करके रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट फैक्टर वो है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। इंसान कौन से क्लाइमेट में रह रहा है, कौन से एनवायरमेंट में रह रहा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर इंसान ठंडे में रह रहा है तो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज को खपत करना होगा। अगर गर्म में रह रहा है तो बॉडी को उतना ज्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए क्योंकि आउटर से ही जो है और ज्यादा गर्मी उसको मिल रहा है। तो हॉट टेम्परेचर एंड इन्फेक्शन इंक्रीज बीएमआर, हाइयर न्यूट्रिशनल नीड यहां पे होता है। एंड हीट लॉस डिपेंड्स ऑन द वर्क डन प्लस टेम्परेचर। यहां पर जो टेम्परेचर हो रहा है और किस टेम्परेचर में किस तरीके के वर्क डन किए जा रहे हैं और कितना हीट लॉस हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट कर रहा है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या है कि बीएमआर इज एवरेजली 10% लोअर देन इन टेम्परेट रीजन। एक इंसान जो कि जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह रहा है, मीन वैसे रीजन में रह रहा है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर जो इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो 10% जो है एवरेजली लोअर होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है टेम्परेट रीजन है, वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर है, वहां पे बॉडी को जो है बहुत कम कैलोरीज यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो ये था क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट जो कि जो एक फैक्टर होता है इंसान के न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटीज। एक इंसान कितना मात्रा में फिजिकल एक्टिविटीज करता है, कौन सी एक्टिविटीज करता है, मीन एक्स्ट्रा एनर्जी बियॉन्ड बीएमआर, और यहां पर जो है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है बीएमआर के अतिरिक्त। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि एनर्जी नीड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क। इंसान किस तरीके का काम करता है उसके हिसाब से उसको एनर्जी का जरूरत होता है।
जैसे हो गया सेडेंटरी वर्कर जो होते हैं जो कि 60 केजी के होते हैं, उसको 2425 किलो कैलोरी जो है देखने को मिलता है। एक मॉडरेट वर्कर जो होता है उसको 2875 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है। और एक हैवी वर्कर जो होता है जो कि मकान को बना रहे होते हैं, बिल्डिंग को बना रहे होते हैं, सामान को उठा रहे होते हैं, उसको 3800 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है। तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एसडीओ फूड। अब स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो एसडीओ फूड है वो कह रहा है कि आफ्टर ईटिंग, जब खाना खा लेते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज बाय एवरेजली 8% ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद जो है हमारा बॉडी जो है 8% ज्यादा जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। क्यों 8% ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है? क्योंकि हमारे बॉडीज को खाना पचाने के लिए भी जो है एनर्जी का जरूरत होता है। ओके, हम लोगों ने एनर्जी लिया तो डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं लिया कि प्लग लगाएं चार्ज होना शुरू हो गए। हम लोगों ने खाना खाया, अब खाना पचेगा, फिर उससे एनर्जी निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा, अमीनो एसिड्स निकलेंगे, विटामिन निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे, उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको फिर से ब्लड फ्लो में करवाना है, हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो वहां पर भी जो एनर्जी का जरूरत होता है। तो यहां पर एसडीए वेरीज बाय न्यूटन, जो एसडीए है वो जो है न्यूट्रिशन को वेरीफाई किया गया है या फिर अलग अलग तरीके से वेरीज किए गए हैं। जहां पे कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है 5 to 6% चाहिए होता है, प्रोटीन के लिए जो है 30% एनर्जी चाहिए होता है, फैट के लिए जो है 4% एनर्जी चाहिए होता है, एंड मिक्स्ड डाइट के लिए जो है 12% एनर्जी यहां पर चाहिए होता है। और इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है स्टिमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पे खाना पचाने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी जो है यहां पर यूज होते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि तुम्हारा बॉडी का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से जो है तुम्हारा न्यूट्रिशन अलग होगा। मींस अगर जो है कोई मदर प्रेग्नेंट है, कोई औरत जो है प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है 300 किलो कैलोरी पर डे जो है एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसके बॉडी में भी जो है एक जान है जो कि पल रहा है, तो उसको भी एनर्जी का जरूरत है। वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी मां ही देगा। मां कैसे देगा? तो मां जब कैलोरी लेगी तभी तो वो अपने बच्चे को कैलोरी देगी। तो वहां पे 300 किलो कैलोरी जो है एक्स्ट्रा चाहिए होता है। नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन के समय में जो मां जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो फर्स्ट 6 मंथ जो है 550 किलो कैलोरी जो है पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और उस 6 मंथ के बाद के 6 मंथ में जो है 400 किलो कैलोरी पर डे जो है एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी सपोर्ट करता है टिश्यू ग्रोथ को एंड मिल्क प्रोडक्शन को। क्योंकि मां जो है मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, तो मां को मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहां पर जो है इंसान को एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने होते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट फैक्टर देखने को मिल रहा है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा? बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि होगा इनकम, जैसे हो गया एजुकेशन लेवल, सैनिटेशन, फैमिली साइज, नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा, वो खाएगा कैसे, वो खरीदेगा कैसे, वो कैसे अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर पाएगा? ओके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम्स। हो सकता है उसका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है अच्छे तरीके से साफ सुथरा नहीं करता हो, फैमिली साइज बड़ा हो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, या फिर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो। तो दैट्स ऑल आर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके वजह से जो है यहां पर जो न्यूट्रिशन में जो है अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि माल न्यूट्रिशन इज इक्वल टू बाय प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड द लार्ज फैमिली साइज। अगर जो है आदमी के साथ जो है गरीबी है तो वो नहीं खा पाएगा, अगर जो इसके पास एजुकेशन नहीं है तो इग्नोर करेगा, पार्टिकुलर चीज को नहीं खाएगा, या फिर जो अगर बहुत ज्यादा लार्ज साइज फैमिली है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा कि सभी लोग जो है वहां के जो है सभी लोग जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन को ले पाए। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब होता है कि एक इंसान कौन से कल्चर से आया है, कौन से रिलीजन से है, कौन से चीज में वो बिलीव करता है, उसके हिसाब से जो है उसका डाइट इन्फ्लुएंस होगा। तो कस्टम्स एंड बिलीफ इन्फ्लुएंस डाइट एंड सम प्रैक्टिकल आर बेनिफिशियल अदर हार्मफुल। कुछ होते हैं जो कि अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जो है बहुत ही खराब होते हैं। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन बाय रीजन एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। ये अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो है चीजें बदलते हुए दिखती हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। एक इंसान का लाइफ स्टाइल कैसा है, एक इंसान का फूड हैबिट कैसा है, उसके हिसाब से भी जो है चीजें यहां पे इन्फ्लुएंस
होता है। तो डीप साइकोलॉजिकल रूट्स क्या होता है, लिंक टू लव, मीन वो किसी चीज को प्यार करता है, कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी है कि वो उसी चीज को खाएगा, या फिर सोशल प्रेस्टीज होते हैं, मीन हो सकता है कोई बंगाली है तो वो मछली को खाएगा, वो मांस मत खाएगा, उसके लिए मांस जो एक प्रेस्टीज है, एक आइडेंटिटी है। या फिर जो है एक केरला का है तो वो बीफ खाएगा, उसका जो है इस तरीके का जो है आइडेंटिटी बन गया है, या फिर वो उससे प्यार करता है। तो डीप साइकोलॉजिकल रूट्स के कारण भी जो है यहां पर चीजें बदलती है। फैमिली शेप्स एंड फूड हैबिट के कारण भी जो है पार्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, अगर उसके माँ बाप खाया है तो बच्चे को वही खिलाया है, तो वो भी जो है वही चीज को खाते हुए चला जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एडिशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। हम लोगों ने इतने सारे फैक्टर्स को देखे, अब यहां पर कुछ एडिशनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो एडिशनल फैक्टर्स में क्या देखने को मिल रहा है, फूड हैबिट्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ऐसे कौन कौन से फूड हैबिट्स हैं और कौन कौन से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि यहाँ पे अफेक्ट करता है हमारे न्यूट्रिशन को। तो यहां पर कहा गया स्टेपल फूड्स वेरी बाय रीजन्स, अलग अलग रीजन से जो है अलग अलग स्टेपल फूड होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राइस का, तो राइस जो है साउथ एंड ईस्ट इंडिया में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं व्हीट का, तो नॉर्थ इंडिया में जो है व्हीट बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खाने को देखा जाता है। जब मैं जो है कर्नाटका में रहता था, मैं जो है बेंगलुरु में रहता था, तो वहां पर जो है लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ राइस ही खाते थे। लेमन राइस हो गया, बिरयानी हो गया, या फिर टर्मरिक राइस हो गया, कुछ भी राइस का बना रहे हैं, या फिर जो है इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सारे जो है राइस से ही बनते हैं। तो राइस बहुत ज्यादा मात्रा में जो साउथ के तरफ जो है खाया जाता है। लेकिन वही बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर जो है वेट बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खाए जाते हैं। तो अगर जो है रेसिस्टेंट टू चेंज कैन कॉज डिफिशियंसी, अगर जो है लोग जो है रेसिस्टेंस करता है कि नहीं मैं जो खाता हूं मैं तो वही खाऊंगा, मैं दूसरा चीज नहीं खा सकता हूं, तो यहां पर डिफिशियंसी का कारण बन सकते हैं। ओके, इसीलिए यहां पे कहा गया एग्जांपल के रूप में कि रिफ्यूजल ऑफ व्हीट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है लोगों ने जो है, जो पुलिस लोग थे वो जो है पूरे तरीके से रिफ्यूज कर दिया था कि मेरे को व्हीट नहीं खाना है। नेक्स्ट पे कहा गया फूड फेट्स। फूड फेट्स का मतलब क्या होता है कि पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स अफेक्ट फूड सिलेक्शन। उसका मन होता है कि मेरे को यही चीज खाना है, मेरे को ये खाने में मजा आता है, वो क्या चीज को लाइक करता है, क्या चीज को डिसलाइक करता है, उसके हिसाब से जो है उसका फूड सिलेक्शन होता है। ओके, एंड मे ऑब्स्ट्रक्ट करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और अगर जो है इसको सही नहीं किया जाए तो यहां पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कुकिंग प्रैक्टिसेस। किस तरीके से खाना बनाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई जो है राइस वाटर को बहुत ज्यादा ड्रेन करता हो, बहुत ज्यादा होता हो, या फिर प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग मीन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो उसको उबालता हो, या फिर पिलिंग वेजिटेबल एक्सेसिवली मीन जो भी वेजिटेबल्स है उसको पूरा छील छील के जो है ऊपर वाला हिस्सा पूरा जो है निकाल देना। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स यहां पे घट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। जब बच्चे को पाल रहे होते हैं तो वहां पर भी जो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होता है जो कि अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रम ऑफन अवॉइडेड, हो सकता है कि बहुत जगह ऐसे होते हैं जो कि जो है अपने बच्चे को कोलेस्ट्रम नहीं पिलाते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि जो माँ का फर्स्ट मिल्क होता है, जो येलो मिल्क होता है, इट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, और इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। तो बहुत जगह जो है ये सारे चीज नहीं दिए जाते हैं, और दैट इज द फोर्स बिलीफ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे में जो है एंटीबॉडीज का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल डोमिनेंस इन मिल। जो मिल होते हैं वहां पर मेल का डोमिनेंस होता है, जो हम चाहेंगे वही खाना बनेगा, या फिर जो है जो एक मेल चाहता है, जो घर के बुजुर्ग चाहेंगे उसी तरीके का खाना जो है वहां पे बनाया जाता है। जैसे मेन ईट फर्स्ट, मेन जो है पहले खाएगा, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है लास्ट में खाएगा। इस कारण से क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन फॉर वेलनरेबल ग्रुप, जो वेलनरेबल ग्रुप है जो कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली में खाना वैसा मिलना चाहिए, वैसा बनना चाहिए जो कि जो है वुमेन के लिए और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हो। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है नेक्स्ट फैक्टर वो है रिलीजियस फैक्टर। तो रिलीजियस फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग जो है अलग अलग चीज को मानते हैं। हो सकता है हिंदू जो है वो बीफ को नहीं खाता है, मैं गाय को मां मानता हूं। मुस्लिम होता है वो पोर्क को नहीं खाता है, सुअर के मीट को नहीं खाता है। जैन होते हैं वो कहते हैं कि नो ओनियन नो गार्लिक्स। तो ऐसे भी चीज होते हैं, फूड टेबूज होते हैं, पार्टिकुलर चीज को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मैं तो सभी चीज को
रेस्पेक्ट करता हूं, सबका अपना अपना थॉट्स है, किसी का विरोध नहीं है, जिसको बीफ खाना है वो बीफ खाए, जिसको बीफ नहीं खाना है वो नहीं खाए। लेकिन यहां पर पार्टिकुलर चीज क्या होता है कि दूसरे को हर्ट ना करे। अगर कोई लोग नहीं खाता है तो उसको जो है जाके उसके सामने खाना, दैट इज रॉन्ग। ये सेम हिंदू के लिए भी, ये सेम मुस्लिम के लिए जो है इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट पे कह रहा है कि फास्टिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल कैन अफेक्ट न्यूट्रिशनल इंटेक्स। तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो हिंदू के हो या फिर जैन के हो या फिर मुस्लिम के हो, बुद्धिज्म के हो, तो यहां पर जो है लोग फास्टिंग रखते हैं फेस्टिवल के समय में, और इस कारण से क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल इंटेक्स जो है इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को जो है फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। फास्टिंग रखना बहुत जरूरी होता है बॉडी को साफ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अ साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन वैसे इंसान जो कि एक प्रेग्नेंट मदर हो या फिर जो है एक बहुत ही बीमार आदमी हो, तो वहां पर जो है यहाँ पे फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। वहां पर जो है पार्टिकुलर तरीके से न्यूट्रिशनल इंटेक लेना ही चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखने को मिल रहा है वो है ट्रेडिशनल बिलीफ। बहुत लोगों का ट्रेडिशनल बिलीफ होता है कि जो है कोई पार्टिकुलर चीज हॉट होते हैं, कोई पार्टिकुलर चीज जो है कोल्ड होता है। मींस पार्टिकुलर फूड का जो तासीर गर्म होता है, किसी का तासीर जो है ठंडा होता है। जैसे हॉट की बात किया जाए तो जितने भी मांस मछली होते हैं, मीट होते हैं, फिश होते हैं, एग होते हैं, जगरी होते हैं, ये सारे गर्म होते हैं। ओके, या फिर कोल्ड का बात करें तो मिल्क, कर्ड, बनाना, लेमन जो होते हैं ये जो है ठंडा होते हैं। मीन जो हॉट वाले आइटम खाने से हमारा बॉडी में जो है हीट बनेगा, और कोल्ड वाले चीज खाने से जो हमारा बॉडी का हीट जो है वो कम होगा। ओके, नेक्स्ट पे कहा गया प्रेगनेंसी मिथ्स। प्रेगनेंसी मिथ क्या होता है, अवॉइड पपाया फियर ऑफ एबॉर्शन। यहां पर लोगों को लगता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है पपाया खाएगा तो यहां पर बच्चे का एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन दैट्स द मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा चीज जो है यहां पर बिल्कुल भी रोंग है। नेक्स्ट है पीका। पीका क्या होता है कि जब जो है एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो जो है मट्टी खाना शुरू कर देती है, चोक खाना शुरू कर देती है, एसिड खाना शुरू कर देती है। तो इससे जो है हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, मींस यहां पर हेल्थ में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मिल्क एडल्ट्रेशन बिलीफ। मींस जो है मिल्क एडल्ट्रेशन बिलीफ कुछ ऐसा है कि यहां से न्यूट्रिशन लॉस हो जाते हैं। मींस अगर मिल्क को जो है हम लोग जो है अलग तरीके से एडल्ट्रेट करते हैं तो यहां पर न्यूट्रिशन लॉस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं जिसको जो है लोग मान के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है टेबल कैलोरीज बर्न्ड बाय डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी पर हावर फॉर एन एडल्ट मेल। अब हम लोगों ने जो है सभी चीजों के बारे में देखा, क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या उसके डेफिनेशंस होते हैं, क्या उसके इंट्रोडक्शंस होते हैं, किस किस तरीके से जो है इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, क्या मेटाबॉलिक रेट होता है, क्या बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर एक टेबल देखते हैं और ये टेबल हमें बताएगा कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हम लोग करते हैं तो पर घंटा हम लोग कितने कैलोरीज का बर्न करते हैं। ओके, तो यहां पर कहा गया एक्टिविटीज एंड कैलोरीज बर्न्ड इन किलो कैलोरीज पर हावर। तो यहां पर अगर हम लोग सोते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, तो यहां पर भी जो है 63 किलो कैलोरी जो है यहां पे बर्न होगा। अगर जागे हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही लेटे हुए हैं, तो 77 किलो कैलोरी बर्न होंगे। अगर बैठे हुए हैं या फिर खड़े हैं, यहाँ पे 105 किलो कैलोरीज बर्न हो रहे हैं पर हावर। ड्रेसिंग कर रहे हैं, अनड्रेसिंग कर रहे हैं तो 118 किलो कैलोरीज पर हावर। अगर स्वीपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो यहां पर 170 किलो कैलोरीज पर हावर। अगर चल रहे हैं 4 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से तो 200 किलो कैलोरीज पर हावर के हिसाब से जो है यहां पर हमारा बर्न होता है। नेक्स्ट है वॉकिंग 6 किलोमीटर पर हावर से चल रहे हैं तो 300 किलो कैलोरीज पर हावर के हिसाब से यहां पे बर्न होंगे। या फिर जो है हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं मॉडरेट स्पीड में तो यहां पर 245 किलो कैलोरी जो है यहां पे बर्न होता है। वॉकिंग डाउन स्टेयर मीन जो है हम लोग जो है नीचे चल के आ रहे हैं सीढ़ी से, तो यहां पर जो है 364 किलो कैलोरीज पर हावर बर्न होंगे। और अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे 500 एंड रनिंग कर रहे हैं तो 570 एंड सबसे ज्यादा जो कैलोरी बर्न होता है वॉकिंग अपस्टेयर्स में, मीन जो है सीढ़ी चढ़ने में, और यहां पर 1100 किलो कैलोरी जो है पर हावर बर्न होता है। ओके, तो इसलिए जब जो है लोग जिम जाते हैं तो जब वो ट्रेडिंग मिल पे चल रहे होते हैं तो वो इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं, मीन जो उसको 15 डिग्री या फिर 18 डिग्री जो है ऊंचा कर देते हैं और जो है उस पर जो है 4 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलते हैं, और जहां पर कैलोरी जो है बहुत ज्यादा बर्न होता है। ओके, तो दौड़ने से उतना ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं होगा जितना ज्यादा जो है इंक्लाइंड मोड पर चलने से जो है कैलोरीज बर्न होता है। यहां पर देख सकते हो जो लोग जो है दौड़ रहा है वहां पर कम कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, और जो लोग जो है यहां पर वॉकिंग अपस्टेयर करते हैं मीन सीढ़ी चढ़ रहे हैं वहां पर ज्यादा कैलोरी जो है बर्न हो रहा है। तो अगर तुमको वजन घटाना है, कैलोरी को बहुत ज्यादा डेफिसिट करना है, तो यहां पर तुमको दौड़ना नहीं है, यहां पर तुमको क्या करना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है।
ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे तरीके से देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पता किया, या फिर जो डेफिनेशन हो गया, या फिर नर्सिंग में क्यों जरूरी होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया। तो आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, वो नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जरूरी है, और शेयर करो, यही जरूरी होता है। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियोस में व्यू नहीं आता है, फिर हमें वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है। ओके, तो शेयर जरूर करो, और यहां पर जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू।